यह कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब एपिसोड में आगे। मुंबई के एक ऊंची पहाड़ी पर शाम हो चुकी थी। थोड़ी देर में ही आसमान में चांद आने वाला था और वही पहाड़ी के ठीक के किनारे पर एक लड़का बैठा था। उसका ध्यान मुंबई शहर की तरफ था जो थी उसके सामने था। पूरी मुंबई इस वक्त इधर से उधर भाग रही थी। धीरे धीरे हर जगह लाइट ऑन होने लगी थी। वह लड़का वही बैठा सामने देखता रहा। तेज हवा चल रही थी जिससे उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। तभी वहाँ एक बाइक आकर रुकी। उस बाइक की आवाज सुनकर भी उस लड़के ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाइक पर मौजूद शख्स नीचे उतरा। उसने अपने सर पर हेलमेट लगा रखा था। जैसे ही उसने अपना हेलमेट उतारा, उसके लंबे घने बाल उसकी कमर तक लहराने लगे। वही लड़की थी। उस लड़की ने अपने बालों पर हाथ फेरते हुए सामने की तरफ देखा और फिर अपने हेलमेट को वही बाइक पर छोड़ आगे की तरफ बढ़ने लगी। तभी उस लड़की का ध्यान भी उस लड़के पर गया जो वहाँ बैठा था। ए हीरो, कौन हो तुम? उस लड़की ने मुस्कुराते हुए उसे लड़के की तरफ देखते हुए पूछा, पर उस लड़के ने उस लड़की को कोई जवाब नहीं दिया, ना ही पीछे मुड़कर देखा। वह वैसे ही बैठा गुमसुम सा सामने देखता रहा। लगता है मुंबई के लोगों को जवाब देना नहीं आता, उस लड़की ने कहा। तभी उस लड़की के चेहरे के एक्सप्रेशंस, जिन पर अब तक मुस्कान थी, वह अचानक से बदल गए। उसके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशंस आ गए। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर लगभग 20 आदमी अपने हाथों में हथियार लिए खड़े थे। ये तुम सब बिना शादी के बारात लेकर क्यों आए हो? उस लड़की ने उन लोगों की तरफ देखते हुए कहा, पर उन लड़कों ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और सीधे अपने हाथ में हथियार लेकर उस लड़के की तरफ बढ़ने लगा। उन आदमियों को लगा वह लड़की भी उस लड़के के साथ है, इसीलिए उनमें से एक आदमी ने उस लड़की की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, इसे भी मार दो, एक साथ दोनों का काम खत्म करते हैं, एक भी निशानी नहीं छूटनी चाहिए। उस लड़के की बात सुनकर एक आदमी उस लड़की की तरफ बढ़ने लगा। मेरी एम्स के अलावा आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझे हाथ लगाने की, और तुम्हें लगता मैं तुम्हारी मार खा लूंगी? ऐसी रूह की शख्सियत नहीं। ये कहकर उस लड़की रूह ने अपने सामने आ रही लड़के के प्राइवेट पार्ट पर किक मारी, जिससे वह लड़का चिल्लाते हुए वहीं गिर गया। ऑफिस सॉरी, मैं वहाँ पर मारना नहीं चाहती थी, गलती से मैंने जानबूझकर यह गलती कर दी। रूह ने बड़ी ही मासूमियत से उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा। वह आदमी दर्द से कराते हुए रूह की तरफ हैरानी में देख रहा था। रूह ने उस आदमी के हाथ में ही मौजूद हॉकी स्टिक उठाए और फिर अपने सामने मौजूद लड़कों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अंडस्को, मुंबई में ऐसा स्वागत तो शायद किसी और का नहीं हुआ होगा। ये कहकर रूह ने अपने हाथ में मौजूद हॉकी स्टिक घुमाया और सामने खड़े आदमियों को मारने लगी। अपने पीछे से मारपीट की आवाज सुनकर वह लड़का भी खड़ा हुआ और अपने पीछे देखने लगा। अपने पीछे का सीन देखकर भी उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस नहीं बदले, वह वैसे ही वहाँ खड़ा सब देख रहा था। उस लड़के ने अपने हाथ को अपने सीने पर फोल्ड किया और उस लड़की को देखने लगा जो बिल्कुल किसी सुपर वुमन की तरह उन सभी लड़कों को मार रही थी। रूह ने एक आदमी के सीने पर अपना पैर रखा और फिर आसमान पर फ्लिप मारते हुए दूसरे लड़के के सर पर हॉकी स्टिक से दे मारा। वह बड़ी ही बेरहमी से उन लड़कों को मार रही थी, वह भी सिर्फ एक हॉकी स्टिक से। रूह जो आसमान में फ्लिप मार रही थी, उसका जैसे ही ध्यान पहाड़ी के किनारे पर खड़े लड़के पर गया, वह उसे देखती ही रह गई। अभी आसमान में चांद निकलने लगा था और सूरज ढलने। वह लड़का ठीक उनके बीच में खड़ा था। उस लड़के का चेहरा बहुत ज्यादा हैंडसम था। वह दिखने में इतना अट्रैक्टिव था कि रूह की आंखें उसके ऊपर से ही नहीं रही थी। ऐसा नहीं है कि रूह ने कभी इतना हैंडसम लड़का नहीं देखा था, पर उस लड़के में कुछ अलग बात थी, इसलिए रूह का ध्यान उसके ऊपर से हट ही नहीं रहा था। रूह का ध्यान उस लड़के पर देखकर एक आदमी पीछे से आकर रूह के ऊपर चाकू से वार करने वाला था। ये देखकर वह पहाड़ी के पास खड़ा लड़का भागते हुए रूह के पास आया। उसे लड़के को अपनी तरफ आता देखकर रूह तो वहीं पर बस उस देखती रही। उसके होठों पर जो छोटी सी मुस्कान थी वह धीरे धीरे फैलने लगी। उसकी आंखें ऐसी हो गई जैसे वह उस लड़के के अलावा किसी को देख ही नहीं पा रही हो। वह लड़का जल्दी से रूह के पास आया और रूह को कमर से पकड़ दूसरी तरफ हो गया। रूह उसे लड़के के सीने से लगी होगी गोल गोल घूम जा रही थी, पर रूही का ध्यान अभी सिर्फ उस लड़के के चेहरे पर ही था। उस लड़के ने एक नजर रूह के चेहरे की तरफ देखा और फिर रूह के पीछे मौजूद आदमी को एक एक मारी, जिससे वह लड़का दूर हो गया। उस लड़के का ध्यान फिर से रूह पर गया जो उसे ही देखे जा रही थी। उस लड़के ने रूह को कमर से पकड़ थोड़ा ऊपर उठा रखा था, इसलिए उन दोनों के होंठ बहुत करीब थे। रूह का ध्यान अब से उस लड़के के ऊपर ही था। पता नहीं रूह को क्या हुआ, उसने अपने होंठ उस लड़के की होठों से मिला दिए और अपनी आंखें बंद कर उसे किस करने लगी।
रूह के इस तरह किस करने से वह लड़का बिल्कुल हैरान रह गया। वहीं बाकी मौजूद लोग भी हैरानी में रूह को ही देखे जा रहे थे। थोड़ी देर तो रूह के उसे किस का जवाब उसे लड़के ने नहीं दिया, पर फिर वह भी अपना कंट्रोल खोने लगा। उसने रूह को कमर से और टाइटली पकड़ा और उसे किस बैक करने लगा। उन दोनों को किस करते देखकर वह आदमी उन्हें मारने के लिए आगे आए। रूह तो पूरी तरह उस किस में खोई हुई थी। उन आदमियों को अपनी तरफ आता देखकर उस लड़के ने अपनी कमर के पीछे से गन निकाली और रूह को लेकर गोल गोल घूमते हुए उन लड़कों पर फायर करने लगा। उन दोनों की किस अभी भी कंटिन्यू थी। वह दोनों किस किए जा रहे थे और साथ में वह लड़का उन आदमी को मारे जा रहा था। कुछ पल में वह सारे आदमी जमीन पर थे। उस लड़के ने अपनी गन साइड में फेंकी और रूह के गाल पर हाथ रख उसे अपनी आंखें बंद कर वाइल्डली किस करने लगा। वह किसी और भी ज्यादा डीप और पैशनेट होते जा रही थी। तभी उस लड़के ने रूह के पैर को अपने कमर के आसपास रखा। रूह ने भी अपने दोनों पैरों को ऊपर किया और उन्हें उस लड़के की बैक पर लॉक कर लिया। वह लड़का रूह को इस तरह किस करते हुए वहीं मौजूद एक बड़े से पत्थर पर बैठ गया। वहां बैठकर वह दोनों और इंटेंसली किस करने लगे। वो दोनों पागलों की तरह एक दूसरे को किस किए जा रहे थे, जैसे जन्मों से एक दूसरे से दूर हो और प्यासे हो। लगभग 40 मिनट बाद आसमान में बिल्कुल अंधेरा हो चुका था। उन दोनों को ही सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगी। तब जाकर वह दोनों एक दूसरे से अलग हुए। वह दोनों तेज तेज सांस लेते हुए एक दूसरे की तरफ ही देख रहे थे। रूह के चेहरे पर जहां मुस्कुराहट थी वही वह लड़का हैरान था। उसे यकीन नहीं हो रहा था उसने किसी लड़की को ऐसे किस किया। रूह का पूरा चेहरा लाल हो गया था। उस लड़के ने तुरंत रूह को अपने गोद से नीचे उतारा और खुद भी खड़ा हो गया। उसने घूरते हुए रूह से कहा, अनस को तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी फर्स्ट किस मुझसे चुराने की? मतलब ये तुम्हारी फर्स्ट किस थी? ये कहते हुए रूह अपने चेहरे पर हाथ रखकर शर्माने की कोशिश करने लगी। ये देखकर वह लड़का और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने रूह के कंधे को पकड़ते हुए कहा, अनस को कौन हो तुम? रूह ने मुस्कुराते हुए उस लड़के के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, अनस को अगर तुम चाहो तो तुम्हारी बीवी बन सकती हूँ। वैसे यू आर वेरी गुड किसर। रूह की बात उस लड़के को बड़ी अजीब लगी। उसने रूह को खुद से दूर धक्का देते हुए कहा, अनस को वापस कभी मेरे करीब मत आना। करीब तो तुम भी आए थे, किस तो तुमने भी किया था, मजा तो तुम्हें भी आया था, रूह ने कहा और फिर वहां से जाने लगी। वह लड़का बिल्कुल हैरानी रूह को देखता रह गया। क्या चीज थी ये? लड़की भी रूह जो अपना हेलमेट पहन रही थी। उसने एक बार उस लड़के की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अंडर्स को अगर फिर से अभी मेरे सामने आए तो तुम्हारी फर्स्ट ही नहीं लास्ट किस पर भी सिर्फ मेरा हक होगा। ये कहते हुए रूह ने उसे फ्लाइंग किस दी और फिर मुस्कुराते हुए अपनी बाइक पर बैठकर वहां से चली गई। उस लड़के ने अपने बालों में हाथ फेरा और फिर अपनी गर्दन को नामे हिलाते हुए आसमान में मौजूद चांद की तरफ देखने लगा। उसका हाथ अपने आप उसके होठों पर चले गए और उसके होठों पर छोटी सी मुस्कान आ गई। यह उसकी पहली किस थी जो उसने एक एक्सचेंजर लड़की को दे दी थी। उसे खुद समझ नहीं आया उसे उस टाइम पर हो। पागल सन की लड़की भी रूह जो अपना हेलमेट पहन रही थी। उसने एक बार उस लड़के की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अंडर्स को अगर फिर से अभी मेरे सामने आए तो तुम्हारी फर्स्ट ही नहीं लास्ट किस पर भी सिर्फ मेरा हक होगा। ये कहते हुए रूह ने उसे फ्लाइंग किस दी और फिर मुस्कुराते हुए अपनी बाइक पर बैठकर वहां से चली गई। उस लड़के ने अपने बालों में हाथ फेरा और फिर अपनी गर्दन को नामे हिलाते हुए आसमान में मौजूद चांद की तरफ देखने लगा। उसका हाथ अपने आप उसके होठों पर चले गए और उसके होठों पर छोटी सी मुस्कान आ गई। ये उसकी पहली किस थी जो उसने एक स्ट्रेंजर लड़की को दे दी थी। उसे खुद समझ नहीं आया उसे उस टाइम पर हुआ क्या था। वह लड़का उस पहाड़ी पर ही खड़ा था कि तभी वहां एक कार आकर रुकी। उस कार से एक लड़का बाहर आया। उस लड़के ने अपने सामने मौजूद लड़के की तरफ देखते हुए कहा, अंडर्स को आखिर चले आइए। जो वहां खड़ा आसमान को देख रहा था उसने गहरी सांस ली और फिर उस लड़के के पास जाकर कहा, अंडर्स को तुम हर बार मुझे लेने के लिए क्यों आ जाते हो? अगर मैं लेने नहीं आऊंगा तो तुम पूरी रात यहीं पर बिता दोगे। तुम्हें तो शुक्रिया करना चाहिए भगवान को जो तुम्हें रेयांश मल्होत्रा जैसा दोस्त मिला है। उस लड़के ने हंसते हुए कहा। उस लड़के की बात सुनकर आहिर भी हंसने लगा। वह दोनों ही कार में बैठकर वहां से निकल गई। रात में रजावत हवेलियां भी रजावत हवेली उतनी ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई देती थी जैसे सालों पहले थी। उसकी चमक में थोड़ी सी भी कमी नहीं आई थी। कुछ बदला था तो सिर्फ हवेली की सिक्योरिटी जो पहले से कहीं गुना बढ़ा दी गई थी। वह कार सीधे राजावत हवेली के अंदर आए। आहिर कार से बाहर आया। उसने रेयांश की तरफ देखते हुए कहा, अंडर्स को कल इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अगर तुम लेट हुए तो तुम्हारे सारे शेयर्स में खरीद लूंगा। आहिर की बात सुनकर रेयांश ने कार से बाहर आते हुए मुंह बनाकर कहा, अंडर्स को कभी कभी तुम्हारे अंदर आर्यन अंकल की आत्मा क्यों आ जाती है? अभी तुम्हारी और मेरी उम्र ही क्या है, सिर्फ 25-26 साल। इस उम्र में कौन इतना सीरियस होता है? आहिर ने अपने शर्ट की स्लीव को ऊपर करते हुए कहा, अंडर्स को लाइफ में कुछ जगह सीरियस भी होना पड़ता है। अब जा जल्दी सो जा, गर्लफ्रेंड नहीं है इसलिए फोन में वीडियो मत देखते रहना।
हाँ, अब जब सारी लड़कियों को सिर्फ आहिर सिंह रजावत ही चाहिए तो लड़कियां मुझ पर ध्यान ही क्यों देगी। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ काश मैं तेरी जगह होता, फिर तुझे बता कर चलता कैसा लगता है जब लड़कियां भाव नहीं देती। रेयांश ने आहिर के पास आकर दुखी होकर कहा। डांस की बात सुनकर आहिर बस मुस्कुरा दिया। उसने अपने मन में कहा, अंडरस्को काश कभी कोई मेरी जगह ना हो। अपने दिल में आंसू और होठों पर मुस्कान लिए आहिर ने अपनी गर्दन नामे हिला दी और फिर हवेली के अंदर जाने लगा। रेयांश उसके पीछे पीछे आ रहा था। ये देखकर आहिर ने आगे चलते हुए कहा, अंडरस्को मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, पापा यहीं पर आए हैं इसलिए मैंने सोचा उनके साथ ही घर वापस चला जाऊंगा। रेयांश ने कहा। वह दोनों ही हवेली के अंदर आए। हॉल में ही बहुत से लोग बैठे थे। आहिर और रेयांश को अंदर आता देखकर सबका ध्यान उनकी तरफ चला गया। आहिर ने ध्यान से सबकी तरफ देखा और फिर वही बड़े से सोफे पर बैठे आर्यन से कहा, अंडरस्को क्या कुछ हुआ है पापा? आर्यन जो वहाँ पर ऋषभ, देव, अभय और मिस्टर मल्होत्रा के साथ बैठा था उसने मुस्कुराते हुए आहिर से कहा, अंडरस्को कुछ भी नहीं हुआ आहिर, हम बस ऐसे ही बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। आर्यन की बात सुनकर आहिर ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, अंडरस्को आपको सच में लगता है आप मुझसे झूठ बोल सकते हैं? आहिर की बात सुनकर आर्यन के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। आर्यन सिर्फ आहिर के लिए मुस्कुराया करता था। ऋषभ जो वहाँ पर बैठा था उसकी तरफ देखकर आहिर ने कहा, अंडरस्को ऋषभ अंकल आप बताइए क्या हुआ है? ऋषभ ने गहरी सांस लेकर कहा, अंडरस्को आर्यन पर आज अटैक हुआ था और उस वजह से हमारे बहुत सारे बॉडीगार्ड मारे गए। न्यू बॉडीगार्ड्स की ट्रेनिंग चल रही है और उनको आते आते 1-2 महीने लग जाएंगे। तब तक के लिए हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, तो बस उसी के ऊपर डिस्कशन चल रहा था। ऋषभ की बात सुनते ही आहिर तुरंत आर्यन के पास गया। उसने आर्यन से कहा, अंडरस्को पापा ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? आर्यन सोफे से खड़ा हुआ। आहिर ने तुरंत आर्यन को गले लगा लिया। आर्यन ने मुस्कुराते हुए आहिर की पीठ को सहलाते हुए कहा, अंडरस्को मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ। आहिर ने कुछ भी नहीं कहा। वह वैसे ही आर्यन के गले लगे रहा। वह बहुत डर गया था। वह पहले ही बहुत कुछ खो चुका था। वह कुछ और नहीं खोना चाहता था। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई थी जो उसने जल्दी सबसे छिपा ली। मैंने हमारे बॉडीगार्ड्स के हेड अर्णव को कल कुछ इंटरव्यू लेने के लिए कहा है। हमने ऑल ओवर इंडिया से बेस्ट बॉक्सेस बिल्डर्स इन सब का कल इंटरव्यू रखा है। जो भी इंटरव्यू पास करेगा उन सभी को भैया की सेफ्टी के लिए हम हायर कर लेंगे, कुछ वक्त के लिए सही। ऋषभ ने कहा। आहिर ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाए। आर्यन ने फिर आहिर से कहा, अंडरस्को तुम जाकर आराम करो। आहिर ने हाँ कहा और फिर अपने रूम की तरफ चला गया। वहीं मिस्टर मल्होत्रा ने खड़े होते हुए कहा, अंडरस्को आर्यन मैं भी अब चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। आर्यन ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। देव ने मिस्टर मल्होत्रा के गले लगते हुए कहा, अंडरस्को वैभव थैंक्स मदद करने के लिए। वैभव ने मुस्कुराते हुए देव के कंधे पर अपना हाथ रख कहा, अंडरस्को दोस्त हूँ तो थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं। ये कहकर वैभव रेयांश के साथ वहाँ से चला गया। आर्यन भी वहाँ से खड़ा हो अपने रूम की तरफ चला गया। वहीं आर्यन को जाता देखकर ऋषभ ने कहा, अंडरस्को आहिर बहुत डर गया था। उसका डरना लाजमी है। आहिर की जान बसती है भाई में और भाई की आहिर में। हम सबको पता है आज से 20 साल पहले क्या हुआ था। उस दिन के बाद से इस घर में कितना कुछ बदल गया है, हम सब जानते हैं। देव ने कहा। उसके आंखों में ये कहते हुए आंसू आ गए थे। अभय और ऋषभ ने आगे आकर देव को अपने गले लगाया। आर्यन अपने रूम में गया। उसने अपने रूम में मौजूद माही की बड़ी सी फोटो की तरफ देखते हुए कहा, अंडरस्को आज फिर एक दिन बीत गया तुम्हारे इंतजार में वाइफ। यह कहते हुए आर्यन ने वही रखे एक गिलास में वाइन निकाली और माही की फोटो की तरफ देखते हुए उसे पीने लगा। आर्यन के चेहरे पर काफी दर्द था। वाइन पीने के बाद आर्यन ने गिलास साइड में रखा और फिर माही की फोटो के पास जाकर उसके चेहरे को अपने हाथों से छूते हुए कहा, अंडरस्को प्लीज वापस आ जाओ माही, तुम्हारा आर्यन नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। ये कहते हुए आर्यन की आंखों से आंसू की बूंद माही के चेहरे पर गिर गई। अपने रूम में आने के बाद आहिर ने बात लिया और सीधे अपनी रूम की बालकनी में चला गया। आहिर ने रूम की बालकनी में ही एक बड़ा सा सोफा रखा था जिस पर आहिर सोया करता था, क्योंकि रूम में आहिर को नींद ही नहीं आती थी। आहिर बिना कुछ खाए पिए सोफे पर सोने के लिए चला गया। अभी आहिर को लेटे हुए थोड़ा वक्त ही हुआ था कि उसके रूम का दरवाजा किसी ने खटखटाया। आहिर ने जाकर देखा तो उसके सामने रूही खड़ी थी। चाची आप, आहिर ने कहा। रूही ने आहिर की तरफ देखकर गुस्से में कहा, अंडरस्को अब तुम छोटे बच्चे नहीं हो आहिर, जो मैं हमेशा तुम्हारे लिए खाना लेकर आती रहूं। इतनी बार मैंने कहा है खाना खाए बिना नहीं सोते। रूही की बात सुनकर आहिर ने मुस्कुराते हुए उसके गालों पर किस कर कहा, अंडरस्को अरे चाचू वह मैं भूल जाता हूँ। रूही ने उसे घूर कर देखा और कहा, अंडरस्को अब चुपचाप खाना खाओ, अगर इससे पहले तुम सोए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आहिर ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। तभी रूम में एक और लड़की एंटर हुई। आहिर भैया क्या आप आ गए? एक लड़की ने अंदर आते हुए कहा। रूही और आहिर ने उस तरफ देखा तो वहाँ पर लगभग 20 साल की एक लड़की खड़ी थी जो दिखने में बहुत प्यारी भोली सी थी। आंचल तुम आराम से भी तो बोल सकते हो, फिर तुम्हारे सर में दर्द होगा।
रूही ने इरिटेट होते हुए कहा। रूही की बात सुनकर आंचल ने मुंह बनाते हुए रूही की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को मम्मी आपके सर में इतना दर्द क्यों होता है? मुझे लगता है हमें डॉक्टर के पास आपको दिखाना चाहिए। आंचल की बात सुनकर जहां पर आहिर हंसने लगा, वहीं रूही ने उसे घूरते हुए कहा, अंडरस्को आंचल की बच्ची, तुम अपनी माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाओगी और सर में दर्द मेरे नहीं तुम्हारे होता है और फिर रोते हुए मेरे पास आता हो। ये कहते हुए रूही आंचल की तरफ जाने लगी। ये देख आंचल आहिर के बेड पर चढ़ गई और आहिर के पीछे छिपते हुए कहा, अंडरस्को भैया देखो ना, मम्मी हर वक्त मुझ पर गुस्सा करती रहती है। रहने दीजिए ना चाची, बच्ची है। आहिर ने कहा। आहिर की बात सुनकर रूही ने आंचल और आहिर को घूरते हुए कहा, अंडरस्को मुझे तो समझ नहीं आता इस घर में कितने बच्चे भरे पड़े हैं। क्या हुआ मेरी स्वीटहार्ट, इतनी रात को क्यों चिल्ला रही है? देव ने अंदर आते हुए कहा। देव की बात सुनकर आंचल ने हंसते हुए कहा, अंडरस्को डैडी मम्मा चाहती है इस घर में और बच्चे हो, उन्हें बच्चों की कमी महसूस हो रही है। आंचल की बात सुनकर जहां आहिर मुस्कुराने लगा, वही देव ने रूही के कंधे पर हाथ रखा और उसके गाल पर किस करते हुए कहा, अंडरस्को अरे तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चलो मैं अभी तुम्हारी सारी कमी पूरी कर दूंगा, हम और बच्चे करते हैं। देव की बात सुनकर रूही ने उसे घूरते हुए कहा, अंडरस्को सिर्फ तुम्हारी कमी थी और यह बच्चों के सामने क्या बकवास कर रहे हो तुम? रूही की डांट सुनकर बेचारा देव चुप हो गया। वहीं देव को चुप देखकर एक बार फिर आंचल और आहिर मुस्कुराने लगी। रूही ने फिर आंचल की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को आंचल कल तुम्हारा कॉलेज का पहला दिन है ना, चुपचाप जाकर अभी सो जाओ और आहिर भैया भी बहुत थक गए हैं, वो तुमसे कल बात कर लेंगे। आंचल ने अपनी मॉम की बात सुनकर अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और फिर सीधे सोने के लिए अपने बेडरूम की तरफ चली गई। आहिर जब तक तुम्हारा खाना खत्म ना हो तुम सोना नहीं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, रूही ने कहा। आहिर ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। उसके बाद देव और रूही भी वहाँ से चले गए। खाने के बाद आहिर भी सोने के लिए बालकनी में वापस चला गया। आहिर आसमान की तरफ देख रहा था, तभी उसके आंखों के सामने रूही का चेहरा आ गया। आज जो कुछ भी पहाड़ी पर हुआ वह सब याद करते हुए आहिर का हाथ अपने हाथ ही उसके होठों पर चला गया। आखिर क्या हो गया था मुझे? आहिर ने धीरे से कहा। उसे जैसे ही रूही की वह आखिरी बात याद आई, उसने अपनी गर्दन मुस्कुराते हुए नामे हिलाकर कहा, अंडरस्को बिल्कुल पागल सन की लड़की है। रूही के ख्यालों में और आसमान में तारों के नीचे आहिर को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब एपिसोड में आगे। माफ कर दो। एम्स खाने के बाद आहिर भी सोने के लिए बालकनी में वापस चला गया। आहिर आसमान की तरफ देख रहा था, तभी उसकी आंखों के सामने रूह का चेहरा आ गया। आज जो कुछ भी पहाड़ी पर हुआ वह सब याद करते हुए आहिर का हाथ अपने हाथ ही उसके होठों पर चला गया। आखिर क्या हो गया था मुझे? आहिर ने धीरे से कहा। उसे जैसे ही रूही की वह आखिरी बात याद आई, उसने अपनी गर्दन मुस्कुराते हुए नामे हिलाकर कहा, अंडरस्को बिल्कुल पागल सन की लड़की है। रूह के ख्यालों में और आसमान में तारों के नीचे आहिर को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। रूह ने अपनी बाइक एक घर के सामने रोकी। उसने अपना हेलमेट अपने हाथों में लिया और दीवार पर से कूदकर घर के गार्डन में इंटर हो गई। रूही छिपते हुए एक रूम की बालकनी के नीचे खड़ी हो गई। चल रूह, जल्दी से अपने रूम में पहुंच जा, इससे पहले एम्स को पता चले कि तू घर पर नहीं है, रूही ने खुद से ही कहा। फिर बालकनी से अटैच पाइप से ऊपर चढ़कर जाने लगी। रूही कैसे तैसे जल्दी से ऊपर चढ़कर रूम की बालकनी में कूद गई। अब तुम सेफ हो रूह, ये कहकर जैसे ही रूही रूम के अंदर आए, उसके पैर वहीं पर ही जम गए। वह घबराते हुए अपने सामने देखने लगी। रूह के ठीक सामने बेड पर एक लड़की बैठी थी, जिसने अपने हाथों में एक डंडा ले रखा था। वह अपने उंगलियों को उसे डंडे पर घुमाते हुए लगातार सामने देखे जा रही थी। एम्स, आप यहाँ मेरे रूम में, क्या आपको मुझसे कुछ काम था? रूह ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। यह कहते हुए रूह रूम के अंदर आ चुकी थी। वह लड़की खड़ी हुई जिसे रूह एम्स बुला रही थी। एम्स ने अपने हाथों में पकड़े डंडे को उठाया और रूही के पीछे भागते हुए कहा, अंडरस्को मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे बिना बताए घर से बाहर मत जाया करो, पर तुम्हें मेरी बात सुनी ही नहीं। एम्स को अपने पीछे इस तरह भागते देखकर रूह जल्दी से भागने लगी। वह कभी बेड के ऊपर तो कभी बेड के नीचे, वह ऐसे ही रूम में इधर उधर बचने के लिए भाग रही थी। माफ कर दो एमएस, ये लास्ट टाइम था, मैं तो बस घूमने के लिए गई थी। आज हमारा मुंबई में पहला दिन है, ऐसे कैसे मैं घर पर बैठी रह सकती थी, रूह ने कहा। रूह की बात सुनकर एम्स ने अपनी आंखें छोटी कर घूरते हुए कहा, अंडरस्को रूहानी, अगर तुम्हें घूमना था तो मुझे बताकर भी जा सकती थी ना। लगता है एम्स कुछ ज्यादा ही गुस्से में है, इसलिए वह मेरा पूरा नाम ले रही है, रूही ने अपने मन में कहा और फिर एम्स की तरफ देखा। आप मुझसे काम करवाती इसीलिए आपको नहीं बताया, रूहानी ने अपने दांत दिखाते हुए कहा। रूह की बात सुनकर एम्स ने वह डंडा रूहानी की तरफ फेंका। रूहानी तुरंत नीचे झुक गई और वह डंडा रूहानी को नहीं लगा। रूह ने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, अंडरस्को ऑल इज वेल, रूह तू अभी भी जिंदा है। उसने फिर एम्स की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को एम्स, अगर गलती से भी यह डंडा मेरे सर पर लग जाता तो मैं कोमा में भी जा सकती थी, और अगर मेरी याददाश्त चली जाती तो।
कहीं नहीं जाने वाली हो तुम, ना ही तुम्हें कुछ होगा, एम्स ने कहा और फिर बेड पर बैठ गई। रूही ने उनके पास बैठे हुए कहा अनस को, वैसे एम्स आप गुस्सा करती हुई बहुत खूबसूरत लगती हो। ये कहते हुए रूही ने एम्स के नाक को पिच किया। एम्स भी मुस्कुराने लगी। तुमने बाहर कुछ कांड तो नहीं किया ना? एम्स ने रूही से पूछा। रूही ने अपनी गर्दन बड़ी ही मासूमियत से ना में हिला दी। आपको लगता है मैं कुछ भी गलत कर सकती हूँ? रूही ने अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए कहा, मुझे लगता नहीं, मुझे पूरा विश्वास है तुम बहुत कुछ कर सकती हो। देखो रूही, नैनीताल के लोग काफी अच्छे थे, पर यह मुंबई है, यहाँ के लोग, यहाँ की दुनिया वहाँ से बहुत अलग है। एम्स ने रूही को समझाते हुए कहा। रूही ने उन्हें अपने दांत दिखा दिए। एम्स ने फिर रूही की तरफ देखकर कहा, अनस को अब तुम जल्दी से खाना खाकर सो जाओ, सुबह मैं जल्दी इंटरव्यू के लिए जाने वाली हूँ, कल मेरा एक इंटरव्यू है। अरे वाह, एम्स आते ही काम पर शुरू। ये होती है वर्किंग वुमन की पहचान, आप बहुत सक्सेसफुल बनेगी, शायद यही आपकी खूबसूरती का भी राज है, रूही ने हंसते हुए कहा। रूही की बात सुनकर एम्स ने रूही के कान को पकड़ा और उस रूम में मौजूद मिरर के सामने ले जाते हुए कहा, अनस को देखो खुद को इसमें, अभी तुम कितनी छोटी हो, फिर भी तुम हर जगह कुछ ना कुछ करती ही रहती हो। रूही ने मुंह बनाते हुए कहा, अनस को मिरर में मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, मिरर में तो बस मुझे यही दिख रहा, मेरी एम्स कितनी खूबसूरत है, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? रूही ने एम्स के कंधे पर हाथ रखकर कहा। एम्स ने खुद को मिरर में देखा, वह सच में काफी खूबसूरत थी, हर कोई उसकी और रूही की खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थका था। एम्स ने मिरर में देखते कहा, अनस को अभी मेरी एज हो गई है और मेरी खूबसूरती का कोई मतलब नहीं, कौन कहता है आपकी एज हो गई, आप अभी 20 साल की लगती हो, अभी भी आप बाहर निकलोगे ना तो लड़कों की लाइन लग जाएगी आपके आगे, रूही ने कहा। रूही की बात सुनकर एम्स ने अपनी गर्दन नामे हिला दी। रूही फिर जल्दी से बाथरूम में गई और एम्स को फ्लाइंग किस देते हुए कहा, अनस को लव यू एम्स। ये कहते हुए रूही ने बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया। उस लड़की ने अपनी गर्दन नामे हिलाई और फिर मिरर में खुद को देखने लगी। एम्स ने अपने चेहरे को छूते हुए कहा, अनस को क्या फायदा इस खूबसूरती का जब मुझे अपने बारे में कुछ पता ही नहीं, मुझे ये तक नहीं पता आखिर मेरी उम्र क्या हो गई। तभी एम्स को एक बात याद आई, उन्हें कुछ लोगों ने कहा था उनका चेहरा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की क्वीन माही कपूर से मिलता है। एम्स ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और फिर नीचे अपने और रूह के लिए डिनर लगाने के लिए चली गई। डिनर करने के बाद रूह और एम्स दोनों ही अपने अपने कमरे में सोने के लिए जा चुकी थी। अगली सुबह विला के स्विमिंग पूल एरिया में पार्टी चल रही थी, तभी एक जोकर पूल एरिया की तरफ आया और जोकर के हाथ में एक फाइल थी। उसे देखकर कोई भी नहीं बता सकता था कि वह लड़का है या लड़की। उसे जोकर ने चारों तरफ देखा और फिर मुंह बनाते हुए धीरे से खुद से ही कहा, अनस को ये अमीर लोगों की बेशर्मी हर जगह शुरू ही रहती है। ये बात उस लड़की ने सामने मौजूद 2 लोगों को देखकर कही थी जो वहाँ पैशनेटली किस किया जा रहे थे। लड़की ने बिकनी पहन रखी थी और वह एक लड़के के गोद में बैठकर उसे किस किए जा रही थी, जबकि और भी लोग वहाँ मौजूद थे। जोकर का आउटफिट पहने उस लड़की ने अपने चारों तरफ देखा, वहाँ एक कपल तो किस करने में लगा था। 2 लड़के स्विमिंग कर रहे थे, उनके पास ही एक लड़की स्विमिंग पूल के किनारे बैठी थी। यह मिस्टर खुराना कौन है इनमें से? कैसे पता करूं? उस जोकर ने धीरे से खुद से ही कहा। भी वहाँ एक सर्वेंट कुछ वाइन्स की बोतल लेकर आया। उसने जोकर को वहाँ देखा तो कहा, अनस को तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें अंदर आने की परमिशन किसने दी? सारे बॉडीगार्ड कहाँ पर है? उस सर्वेंट के गुस्से को देखकर उस लड़की ने शांत आवाज में कहा, अनस को मैं यहाँ पर सिर्फ मिस्टर खुराना को यह फाइल देने के लिए आई थी, उन्होंने ही यह फाइल मंगवाई है। जब सर्वेंट ने देखा वह जोकर एक लड़की है तो उसने अपनी आवाज को थोड़ा शांत किया और कहा, अनस को ठीक है, वह वहाँ जो सनलाउंजर चेयर पर सो रहे हैं वही है मिस्टर खुराना, जल्दी से उन्हें ये फाइल दे दो। सर्वेंट ने कहा, फिर वहाँ से चला गया। उस सर्वेंट की बात सुनकर उस जोकर ने खुद से ही कहा, अनस को चल अक्षु पहले जल्दी से यह फाइल दे दे, उसके बाद उस मधु की बच्ची को तो मैं बताऊंगी, हर बार मुझे फंसा देती है, खुद के काम भी मुझे करने को कहती है। वह अपने पैरों में पहने बड़े बड़े जूते को संभालते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगी। तभी वहाँ पार्टी कर रहे लोगों का ध्यान भी उसके ऊपर चला गया। ये पार्टी में जोकर किसने बुलाया है? राहुल। स्विमिंग कर रहे लड़के ने उस तरफ देखते हुए कहा। उस लड़के की बात सुनकर बाकी सब ने भी उस तरफ देखा। राहुल जो उसके साथ ही स्विमिंग कर रहा था उसने हंसते हुए कहा, अनस को मुझे क्या पता, लगता है शायद ये गलती से यहाँ आ गया, चलो वंश हम इसके मजे लेते हैं। राहुल और वंश की बात सुनकर वही किनारे पर बैठी लड़की ने अपनी गर्दन में हिलाते हुए कहा, अनस को तुम लोगों को हर जगह सिर्फ मजे करने होते हैं, रश्मि अब फन खुद हमारे पास चलकर आता है तो हम क्या करें? राहुल ने हंसते हुए कहा और वंश को हाई फाइव दिया। वह दोनों ही अब उस जोकर को देख रहे थे जो उनकी तरफ आ रहा था। वैसे इस जोकर को कहीं उन लव बर्ड्स ने तो नहीं बुलाया? वंश ने उन 2 लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा, अनस को जो वहाँ किस कर रहे थे। आरोही विशाल, कहीं तुमने तो इस जोकर को यहाँ नहीं बुलाया? राहुल ने पूछा। उन दोनों ही राहुल की बात को इग्नोर किया। ये देखकर वंश ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, अनस को अपनी इस चुम्मा चाती को करना बंद करो और राहुल के सवाल का जवाब दो।
आरोही और विशाल ने किस करना बंद किया और एक दूसरे से दूर हुए। आरोही ने उस जोकर को देखा, फिर मुंह बनाते हुए कहा, अंडरस्को मुझे तो जोकर वैसे भी पसंद नहीं है, हमने इसे नहीं बुलाया। अगर हम में से किसी ने भी इसे नहीं बुलाया तो आखिर इसे यहाँ पर बुलाया किसने है? राहुल ने सोचते हुए कहा। राहुल की बात सुनकर रश्मि जो वहाँ शांत बैठी थी उसकी नजर उस लड़के पर गई जो वहाँ आराम से सनलाउंजर चेयर पर अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था। श्रेयांश। रश्मि ने बड़ी ही मीठी आवाज में कहा। रश्मि की आवाज सुनकर सभी लोगों ने उस लड़के की तरफ देखा। उसे लड़के ने अपनी आंखें खोली और रश्मि की तरफ देखा। अंडरस्को जैसे पूछ रहा हूँ क्या हुआ? वह जोकर देखो, क्या तुमने उसे बुलाया है? रश्मि ने कहा। श्रेयांश ने उस तरफ देखा, वह जोकर भी अब तक उन लोगों के बहुत करीब आ चुका था। श्रेयांश की नजर सीधे उसके हाथ में मौजूद फाइल पर पड़ी। उसने अपनी आंखों से सनग्लासेस उतारते हुए कहा, अंडरस्को शायद यह मिस्टर प्रजापत का असिस्टेंट है जो फाइल देने आया है। श्रेयांश की बात सुनकर सभी लोगों ने वापस उस जोकर की तरफ देखा जिसके हाथ में वह फाइल थी। फाइल देने के लिए जोकर बनकर आया, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। चलो राहुल, वंश ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके बाद वंश पूल से बाहर आ गया और सीधे उसे जोकर का रास्ता रोक लिया जो श्रेयांश की तरफ जा रहा था। तुम्हें मिस्टर प्रजापत ने भेजा है ना? वंश ने कहा। वंश की बात सुनकर उस जोकर ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। हिम 04 टेक्स्ट शेफ और यू आर माय क्यूटी पाई बेबी। श्रेयांश की बात सुनकर सभी लोगों ने वापस उस जोकर की तरफ देखा जिसके हाथ में वह फाइल थी। फाइल देने के लिए जोकर बनकर आया, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। चलो राहुल, वंश ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके बाद वंश पूल से बाहर आ गया और सीधे उसे जोकर का रास्ता रोक लिया जो श्रेयांश की तरफ जा रहा था। तुम्हें मिस्टर प्रजापत ने भेजा है ना? वंश ने कहा। वंश की बात सुनकर उस जोकर ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता? प्रोफेशनल काम में ऐसे जोकर बनकर नहीं जाते। आरोही ने आगे जाकर उस जोकर के नाक पर लगी बड़ी सी रेड कलर की बॉल को निकाल साइड में फेंकते हुए कहा। आरोही की बात सुनकर अक्षु ने अपनी नजरें नीचे कर ली। अब वह उन्हें अपनी पूरी कहानी कैसे बताती? अगर वह अपनी कहानी बताना शुरू करती तो सुबह से शाम हो जाती पर उसकी कहानी खत्म नहीं होती। वैसे क्या तुम मिस्टर प्रजापत की कंपनी में भी ऐसे ही जाते हो जोकर बनकर? राहुल ने हंसते हुए कहा। अक्षु को गुस्सा आने लगा था, उसने राहुल की तरफ देखा। वह कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलती इससे पहले ही रश्मि ने कहा, अंडरस्को फ्रेंड्स ज्यादा हो रहा है नहीं? रश्मि कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई हमारी पार्टी में ऐसे खराब करने की? वंश ने कहा और अक्षु को अचानक से पूल में धक्का दे दिया। सभी लोग देखते रह गए। एक छपाक की आवाज के साथ ही अक्षु पूल में गिर गई। श्रेयांश जो अब तक सब कुछ इग्नोर कर रहा था, उसने जब स्विमिंग पूल में देखा तो वह पूरी तरह से हैरान रह गया। जहां बाकी सब लोग हंस रहे थे वहीं श्रेयांश ने गौर से देखा तो वह कोई लड़का नहीं, वह जोकर एक लड़की थी। उसे तैरना नहीं आता था, इसीलिए वह पानी में खुद को बचाने के लिए हाथ पैर चला रही थी। ये देखकर श्रेयांश तुरंत पूल में कूद गया। ये देखकर सभी लोगों ने श्रेयांश को देखा जो स्विम करते हुए उस लड़की की तरफ जा रहा था। ये तो एक लड़की है, राहुल ने हैरानी में सबसे पूल की तरफ देखते हुए कहा। राहुल की बात सुनकर जब सब लोगों ने उस तरफ देखा तो सब लोगों के चेहरे पर हैरानी साफ देखी जा सकती थी। उस लड़की के लंबे बाल सबको दिखाई दे रहे थे। उसके चेहरे पर मौजूद वह जोकर वाला मेकअप भी साफ हो गया था। श्रेयांश ने आगे बढ़कर अक्षु को कमर से पकड़ अपने करीब किया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। श्रेयांश लगातार अक्षु को ही देखे जा रहा था जो तेज से सांस ले रही थी। उसे स्विम करना नहीं आता था। अक्षु के चेहरे पर जो अजीबोगरीब जोकर वाला मेकअप था वह पूरी तरह से साफ हो चुका था। उसका चेहरा अब बिल्कुल साफ था। यार ये तो जलपरी जैसी दिखती है, वंश ने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा। सच में अक्षु बहुत खूबसूरत थी। ऊपर से अक्षु के पानी में भीगने के कारण वह और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब एपिसोड में आगे। श्रेयांश की नजरें अक्षु ऊपर से हटी नहीं रही थी। अपने होठों पर छोटी सी मुस्कान लिए उसने अक्षु की तरफ देखकर धीरे से कहा, अंडरस्को अकूसैंग। जहां सांस लेने की कोशिश कर रही थी वही श्रेयांश बस उसे देखे जा रहा था। श्रेयांश ने क्या कहा अक्षु को समझ में नहीं आया, न ही उसे ठीक कुछ से सुनाई दिया। वहीं बैठी रश्मि श्रेयांश को ही देखे जा रही थी। क्या श्रेयांश उसे देखता ही रहेगा? राहुल ने कहा। राहुल की बात से वंश ने मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्को कोई इतनी खूबसूरत लड़की से अपनी नजरें भी कैसे हटा सकता है? आरोही जो उनकी बातें सुन रही थी उसने उन्हें घूरते हुए कहा, अंडरस्को तुम लोगों का कभी कुछ नहीं हो सकता। ये कहने के बाद आरोही ने श्रेयांश से कहा, अंडरस्को श्रेयांश इसे बाहर लेकर आओ। श्रेयांश ने अक्षु को कमर से कसकर पकड़ा। अक्षु ने तुरंत अपने हाथों को श्रेयांश के गर्दन के चारों तरफ लपेट लिया। उसके बाद श्रेयांश स्विम करते हुए अक्षु के साथ बाहर आ गया। अक्षु ने अपने चारों तरफ देखा। खुद को पानी में देख अक्षु की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई और वह श्रेयांश के गले लगी ही बेहोश हो गई। बाहर आने के बाद श्रेयांश अक्षु को लेकर सीधे अंदर चला गया। बेडरूम में आने के बाद श्रेयांश ने उसे बेड पर लिटाया और वहीं बैठकर अक्षु को देखने लगा। वह बंद आंखों में बिल्कुल किसी परी की तरह लग रही थी।
तभी श्रेयांश के पीछे पीछे उसके सारे दोस्त भी वहां आ गए। उन्हें देखकर श्रेयांश ने तुरंत अक्षु को कवर करते हुए कहा, अंडरस्को बाहर निकालो। श्रेयांश नहीं चाहता था कोई भी अक्षु को ऐसे देखे। अक्षय के कपड़े गीले हो चुके थे और उसके बॉडी से चिपक गए थे। श्रेयांश की बात सुनकर राहुल ने उसे घूरते हुए कहा, अंडरस्को अरे वह बेहोश है, हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। I will handle this, श्रेयांश ने कहा। श्रेयांश की बात सुनकर सब लोगों ने अपनी गर्दन हिलाई। उन्हें समझ ही नहीं आया आखिर श्रेयांश को अचानक हुआ क्या। सभी लोग वहां से जा चुके थे। जाने से पहले रश्मि ने एक नजर अक्षु को देखा जो बेड पर लेटे हुए थी, उस बेड पर जहां श्रेयांश किसी को भी देखना सहन नहीं कर सकता था। सबके जाने के बाद श्रेयांश ने अक्षु की तरफ देखा और तुरंत एक फीमेल डॉक्टर को अपने घर आने के लिए कहा। अंडरस्को जैसे ही वह फीमेल डॉक्टर श्रेयांश के घर आई, श्रेयांश ने उसे घूरते हुए कहा, अंडरस्को चेक कर। वह लेडी डॉक्टर श्रेयांश से काफी डर रही थी। उसने जल्दी अक्षु को चेक किया और फिर कहा, अंडरस्को सर शायद यह है किसी शोक की वजह से बेहोश हो गई, थोड़ी देर में ही होश आ जाएगा। तब तक के लिए आप इनके कपड़े चेंज कर दीजिए वरना इनकी तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है। श्रेयांश ने कुछ सोचा। उसके इस विला में एक भी फीमेल सर्वेंट नहीं थी। श्रेयांश ने वहीं पड़े एक पैकेट की तरफ इशारा करते हुए डॉक्टर से कहा, अंडरस्को आप खुद ही इनके कपड़े चेंज कीजिए। ये कहकर श्रेयांश रूम से चला गया। वह डॉक्टर हैरान रह गई। उसने फिर जल्दी से अक्षु के कपड़े चेंज किया और वहां से चली गई। उनके जाने के बाद श्रेयांश वापस अपने रूम में आया। उसने अक्षु को देखा और उसके पास बैठ स्माइल करते हुए उसके गालों को सहला। कहा, अंडरस्को यू आर माय क्यूटी पाई बेबी। ये कहते हुए श्रेयांश बहुत खुश था। उसका मन ही नहीं कर रहा था अक्षु को छोड़कर जाने का, पर स्विमिंग करने की वजह से उसके कपड़े भी गीले हो चुके थे, इसलिए वह बाथरूम में चला गया। श्रेयांश ने जीन्स पहनी और अपने बालों को साफ करते हुए बाथरूम से बाहर आया। तभी श्रेयांश के फोन पर किसी का कॉल आया। कॉल देखकर श्रेयांश बालकनी की तरफ चला गया ताकि अक्षु को डिस्टर्बेंस ना हो। जब श्रेयांश अपने फोन पर बालकनी में खड़े रहकर किसी से बात कर रहा था तभी अक्षु को होश छाया। अक्षु ने तुरंत इधर उधर देखा। उसकी नजर अपने कपड़ों पर गई। जब वह डॉक्टर उसके कपड़े चेंज कर रही थी तब अक्षु थोड़ी होश में थी, इसलिए उसे अच्छे से पता था उसके कपड़े एक लड़की ने बदले हैं। अक्षु तुरंत बेड से खड़ी हुई। उसकी नजर सीधे बालकनी में खड़े श्रेयांश पर पड़ी जिसकी पीठ उसकी तरफ थी। फिर से कुछ हो इससे पहले ही निकल जा यहाँ से अक्षु ने खुद से ही कहा और फिर तुरंत रूम से दबे पांव निकल गई। अक्षु विला से बाहर निकल ही रही थी तभी वह राहुल से टकरा गई। अक्षु ने राहुल की तरफ देखा। वह उसे इग्नोर करके वहां से जाती उससे पहले ही राहुल ने अक्षु को रोकते हुए कहा, अंडरस्को हे लिटिल गर्ल। बट अक्षु ने पीछे मुड़कर राहुल की तरफ देखा और उसे घूरते हुए कहा, अंडरस्को मैं कोई लिटिल गर्ल नहीं हूँ, मेरा नाम है एको है। आई एम सॉरी, वह मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता था ना इसलिए। राहुल ने कहा। राहुल की बात सुनकर अक्षु ने कहा, अंडरस्को अक्षु बहुत ही प्यारा नाम है। अक्षु आई एम रियली वेरी सॉरी, वो हमें लगा तुम एक लड़का हो, अगर हमें पता होता तुम एक लड़की हो तो हम कभी तुम्हें इतना परेशान नहीं करते। राहुल ने अक्षु से माफी मांगते हुए कहा। राहुल की बात सुनकर अक्षु एक नजर राहुल को देखा और फिर अपनी गर्दन हमें हिला दी। अक्षु जैसे ही वहां से जाने को भी राहुल ने उसे रोकते हुए कहा, अंडरस्को तुमने हमें माफ कर दिया ना। अक्षु ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और फिर वहां से चली गई। दूसरी तरफ एक बड़े से ग्राउंड के दरवाजे के बाहर खड़ी माही ने खुद से ही कहा, अंडरस्को बस इंटरव्यू अच्छा जाए फिर रूह को भी ज्यादा काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। माही ने कहा। फिर उसे ग्राउंड के अंदर चली गई। आज यहाँ पर एक बहुत बड़ी फैमिली अपने लिए बॉडीगार्ड्स हायर करने के लिए इंटरव्यू कर रही थी। इंटरव्यू बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला था। माही ने आसपास देखा। वहाँ पर बहुत सारे हटे खट्टे आदमी मौजूद थे। उनमें से कुछ लोगों ने बॉडीगार्ड की यूनिफॉर्म पहनी थी जिनके हाथ में गन थी, तो कुछ लोग वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आए थे। माही को देखकर सभी की नजर उसकी तरफ से चली गई। हर कोई माही को देखने लगा। माही ने ब्लैक कलर की जीन्स के ऊपर ब्लैक कलर का ही शर्ट पहन रखा था जिसमें माही काफी खूबसूरत नजर आ रही थी। माही की उम्र उसे देखकर कोई बता ही नहीं सकता था। माही अभी भी बिल्कुल आज से 20 साल पहले जैसी ही दिखती थी। माही को देखकर सभी लोगों से अजीब नजरों से उसे घूरने लगे। क्या सच में माही यहाँ पर बॉडीगार्ड बनने का इंटरव्यू देने के लिए आई थी? कुछ लोग माही का मजाक उड़ा रहे थे तो कुछ लोग बस माही की खूबसूरती को निहारे जा रहे थे। सब यही सोच रहे थे, नाजुक सी दिखने वाली माही आखिर इस बॉडीगार्ड के इंटरव्यू को कैसे क्लियर करेगी। माही वहां जाकर खड़ी हो गई। उसने अपने सामने देखा जहां पर एक हट्टा कट्टा आदमी सनग्लासेस लगाकर ग्राउंड के बीच में खड़ा था। शायद वही उन सब का इंटरव्यू लेने वाले थे। यह अर्नब वर्मा है, इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियन। इनको आज तक किसी ने भी ताइक्वांडो में नहीं हराया है। मैंने इनके बहुत सारी इंटरव्यूज भी देखे हैं। यह मेरे आइडियल है, मेरे ही नहीं और भी बहुत सारे लोगों के। एक लड़के ने कहा। सभी लोग अर्नब वर्मा की ही बातें कर रहे थे जो वहां पर बिना किसी एक्सप्रेशन के खड़े किसी से बात कर रहा था। इंटरव्यू देने के लिए आए थे उन सभी को अपनी फाइल जमा करवानी थी। माही जब अपनी फाइल जमा करवाने गई, वहां बैठे आदमी ने जैसे ही माही को देखा उसने तुरंत माही ही फाइल वापस उसे देते हुए कहा, अंडरस्को शायद आपको पता नहीं यह इंटरव्यू सिर्फ लड़कों के लिए है।
उस आदमी की बात सुनकर माही ने उसे आदमी की तरफ देखकर कहा, अंडरस्कोर नहीं, मैंने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट पढ़ा था, वहाँ कोई भी जेंडर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया हुआ था। माही की बात सुनकर उस आदमी ने कहा, अंडरस्कोर वह शायद हमारी टीम से गलती हुई होगी। उस आदमी की बात सुनकर माही में गुस्से में कहा, अंडरस्कोर पर इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, आपको मेरा इंटरव्यू लेना ही होगा। मैं आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही, इस इंटरव्यू में लड़की बात नहीं ले सकती, उस आदमी ने कहा। तभी वहाँ पर एक और आदमी आया, वह अर्नब वर्मा ही था जो ग्राउंड के बीच में सनग्लासेस लगाए खड़ा था। उसने वहाँ पर बैठे आदमी से कहा, अंडरस्कोर क्या हुआ प्रवीण? अर्नब सर, हमारी टीम एडवर्टाइजमेंट में सिर्फ बॉयज इंटरव्यू दे सकते हैं, ये लिखना भूल गई थी और अब यह मैं यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। मैं कब से इन्हें बोल रहा हूँ हम गर्ल्स को नहीं हायर करने वाले, पर यह मान ही नहीं रही है, प्रवीण ने कहा। प्रवीण की बात सुनकर अर्नब ने माही की तरफ देखा और फिर कहा, अंडरस्कोर ठीक है, इनको भी इंटरव्यू के लिए आने दो, जब हार जाएंगी तब अपने आप यहाँ से चली जाएगी। यह कहकर वह वहाँ से चला गया। अर्नब को जाते देखकर पीछे से माही ने कहा, अंडरस्कोर थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के लिए। अर्नब ने पीछे मुड़कर माही को देखा, उसे कहीं से भी नहीं लग रहा माही इस इंटरव्यू के फर्स्ट स्टेज को भी पार कर पाएगी। Chef 5, where are you cutie? अर्नब सर, हमारी टीम एडवर्टाइजमेंट में सिर्फ बॉयज इंटरव्यू दे सकते हैं, ये लिखना भूल गई थी और अब यह मैं यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। मैं कब से इन्हें बोल रहा हूँ हम गर्ल्स को नहीं हायर करने वाले, पर यह मान ही नहीं रही है, प्रवीण ने कहा। प्रवीण की बात सुनकर अर्नब ने माही की तरफ देखा और फिर कहा, अंडरस्कोर ठीक है, इनको भी इंटरव्यू के लिए आने दो, जब हार जाएंगी तब अपने आप यहाँ से चली जाएगी। यह कहकर वह वहाँ से चला गया। अर्नब को जाते देखकर पीछे से माही ने कहा, अंडरस्कोर थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के लिए। अर्नब ने पीछे मुड़कर माही को देखा, उसे कहीं से भी नहीं लग रहा माही इस इंटरव्यू के फर्स्ट स्टेज को भी पार कर पाएगी। अर्नब के जाने के बाद माही बाकी लड़कों के साथ लाइन में अटेंशन पोजीशन में खड़ी हो गई। तभी वहाँ एक आदमी आया जिसने फौजी कलर के कपड़े पहन रखे थे। उसने सभी लोगों की तरफ देखा और फिर कहा, अंडरस्कोर मैं कर्नल नकुल में ही आप सब में से टॉप 10 लोगों को सिलेक्ट करने वाला हूँ। यहाँ से आपको इस ग्राउंड के 5 चक्कर लगाने हैं, जो भी 10 लोग सबसे पहले ही कंप्लीट करेंगे वही आगे जाएंगे। ये कहकर नकुल साइड में खड़ा हो गया। वह दिखने से ही काफी खड़ूस दिखाई दे रहा था। नकुल ने अपने हाथ में मौजूद गन से ऊपर कर फायर किया और टाइमर स्टॉप कर दिया। गन के फायर होते ही वह सभी लोग भागने लगे। माही लगातार भागे जा रही थी। सबको ऐसा लग रहा था माही पीछे रह जाएगी, क्योंकि उसमें इतना स्टेमिना नहीं होगा। माही सबसे पीछे ही थी। अर्नब जो वहाँ मौजूद बिल्डिंग के टेरेस पर खड़ा ये सब देख रहा था, उसकी नजर माही पर गई। लगातार 2 राउंड भगाने के बाद भी माही नहीं रुकी। वह सबसे पीछे जरूर थी पर वह रुकी नहीं थी। जैसे ही तीसरा राउंड शुरू हुआ, माही की स्पीड अचानक से तेज हो गई और वही बाकी सबकी स्पीड धीरे हो गई थी। एक एक कर माही अब हर एक लड़के को पीछे छोड़ने लगी थी। माही भागे जा जाती। माही के चेहरे के एक्सप्रेशन जो कुछ देर पहले शांत थे अब बिल्कुल अलग हो चुके थे। ऐसे ही 5th राउंड तक आते आते माही सबसे आगे आ गई और उसने रेस सबसे पहले पूरी कर ली। रेस पूरी होते ही सभी लड़के माही को हैरानी में देखने लगे। वह सब लोग जहाँ दिखने हटे कटे थे और माही जो बड़ी कोमल और नाजुक सी दिख रही थी, उसने उन्हें हरा दिया। माही बिना किसी और को देखे वही साइड में खड़ी होकर तेज तेज सांस ले रही थी। माही के साथ नकुल ने और 9 लोगों को सेलेक्ट किया और वहाँ से जाने से पहले माही के पास आकर कहा, अंडरस्कोर सच में तुम्हारी एनर्जी बहुत अच्छी है। तुमको देखकर कोई नहीं कह सकता तुम्हारे अंदर इतना स्टेमिना होगा। नकुल की बात सुन माही ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, अंडरस्कोर नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। माही की बात सुन नकुल जो कभी मुस्कुराता ही नहीं था, वह भी मुस्कुराने लगा। उसने माही को ऑल द बेस्ट कहा और फिर वहाँ से चला गया। अर्नब जो सब कुछ देख रहा था वह नीचे आया। उन्हें 5 बॉडीगार्ड चाहिए थे जो आर्यन को सेक्रेटली प्रोटेक्ट कर सके और हर स्किल्स में वो माहिर हो। अर्नब ने नीचे आकर सभी 10 लोगों की तरफ देखा जिनमें से एक लड़की थी। अर्नब आर्यन के बॉडीगार्ड का हेड था जो आर्यन के साथ पिछले 20 सालों से था। आर्यन के लिए काफी वफादार था और उसकी सेफ्टी के लिए फिक्रमंद थी, पर उसे अच्छे से पता था आर्यन को अपने आसपास लड़कियां पसंद नहीं है। जब से आर्यन की वाइफ ये दुनिया छोड़कर गई थी, आर्यन किसी लड़की को अपने करीब नहीं आने देता था। अर्नब ने कभी आर्यन की वाइफ को देखा तो नहीं था, पर वो हमेशा ही सुनता आया था वो बहुत खूबसूरत थी और उतनी ही ज्यादा डेंजरस भी। अर्नब ने नीचे आकर अपनी आंखों से चश्मा हटाया। अर्नब की आंखें अब काफी डेंजरस दिख रही थी। अर्नब ने सबकी तरफ देखकर कहा, अंडरस्कोर नेक्स्ट राउंड में अब आप सबको मेरे साथ ताइक्वांडो करना होगा। ये कहते हुए अर्नब ताइक्वांडो ग्राउंड की तरफ जाने लगा। अर्नब के जाते ही एक लड़का भी अर्नब के पीछे जाने लगा। ये देख अर्नब ने कहा, अंडरस्कोर सब एक साथ आओ। अर्नब की बात सुन उनमें से एक लड़के ने कहा, अंडरस्कोर पर सर अगर हम सब साथ आएंगे तो आप अकेले रह जाएंगे। अर्नब ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, अंडरस्कोर मेरी नहीं अपनी चिंता करो। ये कहकर अर्नब ग्राउंड में खड़ा हो गया। अर्नब के जाते ही वह सभी भी ग्राउंड में जाने लगे। माही भी जब वहाँ जाने लगी तभी प्रवीण ने माही को रोकते हुए कहा, अंडरस्कोर आप एक बार यही रुक जाए। अर्नब सर ताइक्वांडो करते वक्त और भी ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं, वह भूल जाएंगे आप लड़की है।
पर ऐसे मेरा इंटरव्यू कैसे क्लियर होगा? माही ने प्रवीण से कहा। प्रवीण ने माही को कैसे जैसे समझकर वही खड़े रहने को कहा। माही वही खड़ी रहकर अर्नब और बाकी सबको देखने लगी। जैसे ही वह सब एक साथ अर्नब पर हमला करने के लिए आगे गए कि अर्नब ने सभी को जमीन पर पटक दिया। अर्नब ताइक्वांडो में गोल्ड चैंपियन था, वह भी इंटरनेशनल लेवल पर। उसे हल्के में लेकर इन सब लोगों ने गलती कर दी थी और अर्नब अकेला उन सब पर भारी पड़ रहा था। लगभग 5 मिनट में ही अर्नब ने उन सबको हरा दिया था। अर्नब ने उन सभी की तरफ देखा जो जमीन पर पड़े अपने हाथों पैरों को संभाल रहे थे। उसने कहा, अंडरस्को तुम सबको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। ये कहकर अर्नब जैसे ही अपना चश्मा लेने के लिए जाने को हुआ, उसे अपने कानों में माही की आवाज सुनाई दी। आप ऐसे यहाँ से नहीं जा सकते जब तक आप मेरा इंटरव्यू न ले। माही की बात सुन अर्नब ने उसकी तरफ देखा। अर्नब ने अपना चश्मा पहनना और बड़े ही आराम से माही से कहा, अंडरस्को क्या आपको ताइक्वांडो आता भी है? अर्नब की बात सुन माही ने ग्राउंड में आते हुए कहा, वह आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अर्नब ने माही की तरफ देखा और अपना चश्मा पहन लिया। वह नहीं चाहता था वह अपना आपा खो बैठे और माही को कुछ ज्यादा चोट लग जाए। प्रवीण ने माही की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को लड़की में हिम्मत तो बहुत है जो अभी इन सब की हालत देखकर भी अर्नब सर के साथ मैच करने के लिए बोल रही है। अर्नब ग्राउंड में सीधे खड़ा रहा। उसने माही को पहले हमला करने को कहा। माही को सच में बहुत गुस्सा आ रहा था कि लड़की होने की वजह से सब लोग उसे कमजोर समझ रहे थे। माही ने आगे बढ़कर सीधे हवा में जंप मारते हुए एक अर्नब के गर्दन पर मारी, जिससे अर्नब जमीन पर गिर गया। माही की सिर्फ एक किक से ही अर्नब जमीन पर गिर चुका था। ये देखकर सबके सब हैरान रह गए। सब लोग हैरानी में माही को देख रहे थे, जिसके चेहरे पर अब कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। माही के इस मूव को देखकर अर्नब भी हैरान रह गया। यह मूव हर किसी को नहीं पता होता था, सिर्फ ताइक्वांडो में कुछ खास लोगों को ही इस मूव के बारे में पता था। अर्नब ने अब अपना चश्मा उतार दिया था। वह समझ गया था माही बाकी 9 लोगों की तरह नहीं है, उसे ताइक्वांडो काफी अच्छे तरीके से आता था। अर्नब जो इतनी देर से माही को लाइटली ले रहा था, वह माही के साथ सीरियसली फाइट करने लगा। वह भूल चुका था माही एक लड़की है। माही अर्नब को टक्कर देते हुए उसके साथ लड़ रही थी। वहाँ मौजूद हर कोई अपनी आंखें फाड़े माही को देखे जा रहा था। अर्नब और माही में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। इतने सालों बाद अर्नब को कोई ऐसा मिला था जो उसके आगे टिक पा रहा था। माही कुछ ऐसे मूव्स का इस्तेमाल कर रही थी जो अर्नब को भी नहीं पता था। लगभग 10 मिनट बाद भी जब अर्नब और माही में से कोई नहीं रुका तो प्रवीण ने आगे जाकर गन फायर करते हुए कहा, अंडरस्को स्टॉप फायर की आवाज सुनकर अर्नब और माही दोनों ही रुक गए। मुझे ताइक्वांडो आता है या नहीं? माही ने अर्नब से पूछा। अर्नब जो माही को ही देखे जा रहा था, उसने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्को अगर तुम्हें ताइक्वांडो नहीं आता तो इस दुनिया में किसी को नहीं आता। अर्नब की बात सुनकर माही के होठों पर छोटी सी मुस्कान आ गई। वहाँ मुझे बाकी सब भी माही को बड़ी इज्जत से देख रही थी। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही माही को खुद से कम समझने की। माही से ग्राउंड से बाहर आ गई। अर्नब वही खड़ा माही को ही देखे जा रहा था। तभी प्रवीण ने अर्नब के पास आकर कहा, अंडरस्को ये उन सब में सबसे ज्यादा स्ट्रांग और टैलेंटेड है सर। अर्नब ने कहा, अंडरस्को लास्ट राउंड में रिजल्ट्स का पता चलेगा। प्रवीण ने अपनी गर्दन हाँ में हिले और फिर वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ श्रेयांश जैसे ही वापस अपने रूम में आया, अक्षु को वहाँ पर ना देख वह हैरान रह गया। उसने पूरे विला में ढूंढा पर अक्षु कहीं पर भी नहीं थी। ये देख श्रेयांश के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आने लगा। Where are you cutie? श्रेयांश ने कहा। और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब एपिसोड में आगे। जसिक्स भाभी है तेरी इंट्रोडक्शन। रजावत परिवार बड़ा बेटा एक आर्यन रजावत जिनकी पत्नी माही है। इनके 2 बच्चे हैं जो कि ट्विंस है, आहिर रजावत 25 और आही 25। आही कहाँ है यह अभी सस्पेंस है। आही आहिर से 2 मिनट छोटी है। छोटा बेटा 2 देव रजावत जिनकी वाइफ रूही है। इनके 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा देवेश 23 और छोटी बेटी आंचल 20। छोटी बेटी थी नंदनी रजावत जिनकी शादी अंश जोशी से हुई थी। इनका एक बेटा है राहुल जोशी 24, ऋषभ मेहरा और पाखी जोशी के एक बेटा है विधान मेहरा 26 जो लंदन में है। अभय जिंदल और विधि जिंदल के एक प्यारी सी बेटी है जिसका नाम वैदेही 21। हैनल महेश्वरी और श्रेया महेश्वरी के 2 जुड़वा लड़के हैं, अक्षित महेश्वरी रक्षित महेश्वरी 24। श्रेया और अनिल दोनों अपने बच्चों के साथ लंदन में रहते हैं। खुराना फैमिली श्रेयांश खुराना 26। बाकी खुराना फैमिली के बारे में बाद में जानेंगे। मल्होत्रा फैमिली वैभव मल्होत्रा जिनकी पत्नी बहुत सालों पहले ये दुनिया छोड़कर जा चुकी है। अब उनके परिवार में सिर्फ वह और उनका बेटा रैन्यांश था। रैन्यांश मल्होत्रा 25। बाकी सब के बारे में हम धीरे धीरे जानेंगे। वहाँ मुझे बाकी सब भी माही को बड़ी इज्जत से देख रही थी। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही माही को खुद से कम समझने की। माही से ग्राउंड से बाहर आ गई।
अर्नब वही खड़ा माही को ही देखे जा रहा था। तभी प्रवीण ने अर्नब के पास आकर कहा, अंडरस्को ये उन सब में सबसे ज्यादा स्ट्रांग और टैलेंटेड है। सर अर्नब ने कहा, अंडरस्को लास्ट राउंड में रिजल्ट्स का पता चलेगा। प्रवीण ने अपनी गर्दन हाँ में हिले और फिर वहां से चला गया। दूसरी तरफ श्रेयांश जैसे ही वापस अपने रूम में आया, अक्षु को वहां पर ना देख वह हैरान रह गया। उसने पूरे विला में ढूंढा पर अक्षु कहीं पर भी नहीं थी। ये देख श्रेयांश के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आने लगा। Where are you cutie? श्रेयांश ने कहा। राहुल जो हॉल की तरफ से आ रहा था, उसने जब श्रेयांश को गुस्से में देखा तो कहा, अंडरस्को क्या हुआ श्रेयांश, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? राहुल की बात सुन श्रेयांश ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अंडरस्को क्यूटी रूम में नहीं है। श्रेयांश की बात सुनकर राहुल ने कंफ्यूजन में कहा, अंडरस्को कौन क्यूटी? श्रेयांश ने उसे घूरते हुए कहा, अंडरस्को वही जिसे मैं पूल से लेकर अपने रूम में गया था। श्रेयांश की बात सुनकर राहुल ने कहा, अंडरस्को क्या तुम अक्षु की बात कर रही हो? राहुल की बात सुन श्रेयांश ने उसकी तरफ देखकर कहा, अंडरस्को कौन अक्षु? अरे उसे लड़की का नाम अक्षु ही था। अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैं उससे दरवाजे पर मिला था, वह बाहर जा रही थी, उसने ही मुझे बताया उसका नाम अक्षु है। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। राहुल की बात सुनकर श्रेयांश ने धीरे से कहा, अंडरस्को तो क्यूटी का नाम अक्षु है, नाम भी बहुत क्यूट है तुम्हारी तरह। राहुल ने अक्षु के ख्यालों में खोए हुए कहा, अंडरस्को वह कितनी खूबसूरत थी ना, बिल्कुल एंजल की तरह। राहुल की बात सुन श्रेयांश ने अपने पास में ही पड़े फ्रूट बास्केट से चाकू लिया और उसे राहुल की तरफ फेंकते हुए कहा, अंडरस्को उसके बारे में सोचना भी मत, भाभी है तेरी। श्रेयांश के इस तरह चाकू फेंकने से राहुल हैरान हो गया। वह तो अच्छा था, वह तुरंत श्रेयांश के इस तरह हमला करने पर नीचे झुक गया। राहुल ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, अंडरस्को तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर वह चाकू मुझे लग जाता, भूलो मत मैं तुम्हारा कजिन ब्रदर हूँ। श्रेयांश ने पूरी तरह राहुल को इग्नोर किया और अपने रूम की तरफ चला गया। श्रेयांश के जाने के बाद राहुल ने अपने दिमाग के घोड़े चलाए। उससे याद आया, अभी अभी श्रेयांश ने क्या कहा, भाभी है वह मेरी, मतलब श्रेयांश को वह लड़की पसंद आ गई। ये कहते हुए राहुल के होठों पर बड़ी सी मुस्कान थी, वह बहुत खुश था। दूसरी तरफ रजावत हवेली में नाहिर बालकनी में सो रहा था कि तभी उसके रूम में आर्यन आया। आर्यन को अच्छे से पता था आहिर बालकनी में होगा। आर्यन सीधे बालकनी में गया। आर्यन ने देखा आहिर आराम से सोफे पर सो रहा था। आहिर को देखकर आर्यन ने अपने मन में कहा, अंडरस्को हमारा बेटा कितना बड़ा हो गया है माही, वह तुम्हें बहुत याद करता है, बस अपनी मुस्कान के आगे किसी को अपना दर्द दिखने नहीं देता। आर्यन आहिर के पास गया। उसने प्यार से आहिर के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, अंडरस्को आहिर। आर्यन की आवाज सुनकर आहिर की नींद खुल गई। आहिर ने आर्यन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए आर्यन को गले लगा, कहा, अंडरस्को गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा, आर्यन मुस्कुरा कर कहा। पर जैसे ही आर्यन ने आहिर के हाथ पर अपना हाथ रखा, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। उसने तुरंत आहिर के फोरहेड को टच हुए कहा, अंडरस्को तुम्हें तो फीवर है, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। ये कहकर तुरंत आर्यन ने अपना फोन निकाल। आर्यन की चेहरे पर घबराहट साफ देखी जा सकती थी। आहिर ने आर्यन को रोकते हुए कहा, अंडरस्को पापा बस नॉर्मल फीवर है और कुछ नहीं, और हो सकता है बॉडी का टेम्परेचर ऐसे ही लो हो गया हो, आप ज्यादा टेंशन न ले, थोड़ी देर में सही हो जाएगा। आहिर की बात सुनकर भी आर्यन नहीं माना। उसने डॉक्टर उसको कॉल किया। थोड़ी देर में ही रजावत हवेली में बहुत सारे डॉक्टर की लाइन लगी हुई थी। देव रूही ने जब ये देखा तो वह भी हैरान रह गए। वो समझ गई जरूर आहिर को कुछ हुआ होगा, इसलिए घर पर इतने सारे डॉक्टर मौजूद हैं। आहिर कब से परेशान हो गया था, पर आर्यन उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। आर्यन ने डॉक्टर को चिल्लाते हुए कहा, अंडरस्को टेल मी इडियट्स, मेरी बेटे को क्या हुआ है? आर्यन की बात सुन एक डॉक्टर ने हिम्मत करते हुए कहा, अंडरस्को सर आहिर से बिल्कुल ठीक है, उन्हें बस हल्का सा फीवर है जो थोड़ी देर में ही सही हो जाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर आर्यन ने उस पर बरसते हुए कहा, अंडरस्को थोड़ा सा फीवर क्या होता है, जल्द से जल्द पता करो मेरे बेटी को यह फीवर कैसे हुआ। आर्यन की बात सुन आहिर बेड से खड़ा हुआ। उसने आर्यन को गले लगाते हुए कहा, अंडरस्को पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कॉम डाउन। आहिर के गले लगाने पर आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। तभी देव और रूही रूम में आए। देव ने सभी डॉक्टर को बाहर जाने को कहा। वह डॉक्टर बेचारे डर से कांप रहे थे। हर कोई आर्यन के गुस्से से वाकिफ था। अगर देव न आता तो आर्यन जरूर आज उन सभी को सूली पर लटका चुका होता। माही दीदी के जाने के बाद जीजू आहिर को लेकर कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव हो गए हैं। रूही ने गहरी सांस लेते हुए कहा। रूही की बात सुन देव ने कुछ नहीं कहा, वह बस आर्यन और आहिर को देखता रहा। आज पहली बार नहीं जब आर्यन आहिर के लिए ऐसे रिएक्ट कर रहा था। आहिर ने आर्यन से दूर होकर उसकी तरफ देख मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्को पापा मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। आहिर की बात सुन आर्यन ने उसके बालों को खराब करते हुए कहा, अंडरस्को मैं तुम्हें मुझसे दूर जाने भी नहीं दूंगा। आहिर मुस्कुरा दिया। उसके बाद आहिर तैयार होने के लिए बाथरूम चला गया। देव ने आर्यन की तरफ देखते हुए कहा, अंडरस्को भैया। आर्यन ने देव की तरफ देखा और फिर कहा, अंडरस्को क्या उन लोगों को खत्म कर दिया? देव ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, अंडरस्को जैसा आपने कहा था उनको ठीक वैसी ही मौत मिली है। देव की बात सुन आर्यन ने ठंडी आवाज में कहा, अंडरस्को मेरे होते हुए कोई आहिर को कोई छू तक नहीं सकता।
ये कहने के बाद आर्यन वहां से चला गया। रूही ने हैरानी में देव से पूछा, अनस को ये भैया किस बारे में बात कर रहे थे? रूही की बात सुन देव ने उसे बताते हुए कहा, अनस को कल आहिल उस पहाड़ी पर गया था, तभी उस पर कुछ लोगों ने अटैक किया था। भैया ने उन लोगों को बहुत ही दर्दनाक मौत दी है। देव की बात सुन रूही ने कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ माही और बाकी 4 लोग ग्राउंड में खड़े थे। उनसे थोड़ी दूरी पर ही कुछ बोलर गे थे जिन पर उन्हें निशाना लगाना था। उन सभी के हाथ में गन थी। माही अपने हाथ में मौजूद गन को देखकर घबरा रही थी क्योंकि उसे गन चलाना नहीं आता था, पर यह बात वह किसी को बता भी नहीं सकती थी। अर्नब, प्रवीण वहीं खड़े बाकी सब की तरफ देख रहे थे। अर्नब की नजरें माही पर ही थी। सभी ने एक एक करके इनसे 3 बार फायर किए। जैसे ही माही की बारी आई, उसने अपनी आंखें बंद कर खुद को शांत करते हुए गोली चला दी। माही ने लगातार एक साथ 3 गोलियां चलाई। माही ने डरते हुए अपनी आंखें खोली, पर जैसे ही माही ने अपनी आंखें खोली, उसकी आंखें हैरानी में फैल गई। साथ में ही वहां मौजूद बाकी सब की भी माही का एक निशान भी नहीं चुका था। सब बिल्कुल ठीक रेड डॉट पर लगे थे। ये देखकर हर कोई हैरान था, कैसे कोई इंसान तीनों शॉट बिल्कुल सटीक लगा सकता था। प्रवीण ने माही की तरफ देखते हुए अर्नब से कहा, अंडरस्टैंड सर, ये तो वंडर वुमेन लगती है। प्रवीण की बात सुन जो अर्नब जो माही को ही देख रहा था, उसने प्रवीण से कहा, अंडरस्टैंड इन सबको हायर कर लो, पर सर आर्यन तो किसी भी लड़की को अपने आसपास नहीं आने देते हैं। प्रवीण की बात सुन अर्नब ने उसकी तरफ देखकर कहा, अंडरस्टैंड मैंने जो कहा है वह करो। प्रवीण ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और फिर सभी को उनका हायरिंग लेटर दे दिया और उनसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करवा लिया। माही बहुत खुश थी कि उसे जॉब मिल गई। इस जॉब के बदले उसे इतनी अच्छी पेमेंट मिल रही थी जो इंडिया में कहीं नहीं मिलने वाली थी। माही खुशी से वहां से चली गई। माही के जाने के बाद ही अर्नब के पास एक आदमी आया जिसने अपने चेहरे पर मास्क पहन रखा था। उसने अर्नब के सामने अपना सर झुकाते हुए कहा, अंडरस्कोर सर, इनका नाम माही है। वह कल ही नैनीताल से मुंबई आए हैं। उनके साथ उनकी एक बेटी भी है। अर्नब ने उस आदमी की तरफ देखकर कहा, अंडरस्कोर क्या वह सेफ है? उस आदमी ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, अंडरस्कोर मैंने वहाँ बहुत से लोगों से पूछताछ की, उनके बारे में कुछ भी सस्पिशियस नजर नहीं आया। वह एक नॉर्मल इंसान ही है। इनके परिवार में इनकी बेटी के अलावा और कोई नहीं है। अर्नब ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और उसके बाद वह मास्क वाला आदमी वहां से चला गया। अर्नब भी फिर रजावट हवेली के लिए निकल गया। आर्यन ने अपने रूम में मौजूद माही की फोटो की तरफ देखते हुए कहा, अंडरस्कोर तुम्हें पता है माही, तुम तो मुझे छोड़कर चली गई, पर जाते जाते मुझे अपना दीवाना बनाकर छोड़ गई। कुछ लोग मुझे पागल भी कहने लगे हैं। ये कहते हुए आर्यन अपनी टाई बांधने लगा। उसे टाई की तरफ देखते हुए आर्यन ने छोटी सी मुस्कान के साथ कहा, अंडरस्कोर बहुत याद आती है तुम्हारी, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? आर्यन बिल्कुल ऐसे बात कर रहा था जैसे माही उसके पास ही है, पर ऐसा नहीं था। आर्यन ने माही की फोटो को देखते हुए कहा, अंडरस्कोर आज पूरे 20 साल 21 दिन हो गए हैं तुम्हें मुझसे दूर गए। सॉरी माही, मैं अभी तक हमारी बेटी को नहीं ढूंढ पाया, पर मैं बहुत जल्द हमारी बेटी को ढूंढ लूंगा। अर्नब जब राजावत हवेली में आया, गार्डन में ही उसे ऋषभ दिखाई दिया जो किसी से फोन पर बात कर रहा था। अर्नब ऋषभ के पास गया। अर्नब को देखते ही ऋषभ ने कॉल कट किया। अर्नब रंग से कहा, अंडरस्कोर क्या हुआ? अर्नब तू यहाँ कैसे? आज तो इंटरव्यू था ना? जी सर, इंटरव्यू कंप्लीट हो चुका है। हमने 5 लोगों को हायर भी कर लिया है जो बहुत अच्छे हैं। उनमें से एक तो बेस्ट से भी बेस्ट है, पर एक प्रॉब्लम है। अर्नब ने कहा। अर्नब की बात सुन ऋषभ ने उसकी तरफ देखकर पूछा, अंडरस्कोर प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? सर आज इंटरव्यू देने के लिए एक लड़की भी आई थी। वह लड़की खुद एक वेपन है। वह बहुत स्ट्रॉन्ग और फास्ट है और वह मुझसे भी ज्यादा टैलेंटेड है। मैंने उसे हायर कर लिया है। अगर वह लड़की आर्यन सर की सीक्रेट बॉडीगार्ड बन गई तो हमें आर्यन सर की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पर आर्यन सर किसी लड़की को अपने आसपास नहीं आने देते। अर्नब ये कहते कहते चुप हो गया। अर्नब की बात सुनकर ऋषभ भी चुप हो गया था। वह अच्छे से जानता था आर्यन कभी किसी लड़की को अपने आसपास नहीं आने देगा। तभी आहिर जिसने ये सारी बातें सुन ली थी, उसने अर्नब और ऋषभ के पास आते हुए कहा, अंडरस्कोर उसे हायर कर लो और कल से ही पापा के साथ रहने को कहो। पर आहिर आर्यन इसके लिए कभी नहीं मानेगा। ऋषभ ने कहा। ऋषभ की बात सुन आहिर ने मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्कोर पापा को मैं संभाल लूंगा। अभी के लिए पापा को कोई कुछ नहीं बताऊंगा। वैसे भी वह सीक्रेट बॉडीगार्ड रहेगी तो वह पापा के सामने आए ऐसी कंडीशन होगी ही नहीं। फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं पापा को संभाल लूंगा। हमारी प्रायोरिटी पापा की सेफ्टी है। आहिर की बात सुन ऋषभ ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। उसके बाद अर्नब वहां से चला गया। ऋषभ अंकल, विधान कब वापस आ रहा है? आहिर ने कहा। आहिर की बात सुन ऋषभ ने मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्कोर विधान और नकुल अगले हफ्ते ही वापस इंडिया आ रहे हैं। ऋषभ की बात सुन आहिर मुस्कुरा दिया। उसके बाद आहिर ऑफिस के लिए निकल गया और ऋषभ आर्यन से मिलने के लिए रजावत हवेली के अंदर। किम 07 टेक्स्ट 7 कांग्रेचुलेशंस क्वीन। तभी आहिर जिसने ये सारी बातें सुन ली थी, उसने अर्नब और ऋषभ के पास आते हुए कहा, अंडरस्कोर उसे हायर कर लो और कल से ही पापा के साथ रहने को कहो।
पर आहिर आर्यन इसके लिए कभी नहीं मानेगा। ऋषभ ने कहा। ऋषभ की बात सुन आहिर ने मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्को पापा को मैं संभाल लूंगा, अभी के लिए पापा को कोई कुछ नहीं बताऊंगा। वैसे भी वह सीक्रेट बॉडीगार्ड रहेगी तो वह पापा के सामने आए, ऐसी कंडीशन होगी ही नहीं। फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं पापा को संभाल लूंगा, हमारी प्रायोरिटी पापा की सेफ्टी है। आहिर की बात सुन ऋषभ ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। उसके बाद अर्नब वहाँ से चला गया। ऋषभ अंकल विधान कब वापस आ रहा है? आहिर ने कहा। आहिर की बात सुन ऋषभ ने मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्को विधान और नकुल अगले हफ्ते ही वापस इंडिया आ रहे हैं। ऋषभ की बात सुन आहिर मुस्कुरा दिया। उसके बाद आहिर ऑफिस के लिए निकल गया और ऋषभ आर्यन से मिलने के लिए रजावत हवेली के अंदर अक्षु के फ्लैट की डोरबेल बजी। अक्षु ने जब जाकर दरवाजा खोला तो उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जिसके होठों पर बड़ी सी मुस्कान थी। उस लड़की को देखकर अक्षु ने अपने दरवाजे के पीछे रखी झाड़ू को छिपाते हुए उठाया और मुस्कुराकर उस लड़की से कहा, अंडरस्को मधु अंदर आओ ना। अक्षु की बात सुन वह लड़की मुस्कुराते हुए अंदर आई। जैसे ही मधु अंदर आए अक्षु ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और फिर गुस्से में कहा, अंडरस्को मधु की बच्ची तुझे तो मैं बताती हूँ। ये कहकर अक्षु झाड़ू को लेकर मधु की तरफ भागने लगी। मधु जो खुश थी उसने जैसे ही अक्षु को देखा वह हैरान रह गई। मधु तुरंत अक्षु से बचने के लिए भागने लगी। उसने भागते हुए कहा, अंडरस्को अरे अक्षु तुम्हारे अंदर काली माता कैसे आ गई? क्या हुआ, तुम ठीक तो है ना? तुम्हें कहीं अटैक तो नहीं आ गया? मधु ने घबराते हुए एक सांस में कहा। मधु की बात सुन अक्षु ने गुस्से में कहा, अंडरस्को मुझे अटैक आया नहीं पर तुम्हें जरूर आएगा, हर बार मुझे फंसा देती है। सॉरी बहन, लग जाएगी मुझ, ये झाड़ू रख दे। मधु ने तुरंत अक्षु के हाथ से झाड़ू खींचते हुए कहा। अक्षु ने गुस्से में मधु को घूरते हुए कहा, अंडरस्को आगे से अगर तुमने कभी मुझे इस तरह फंसाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मधु ने अक्षु को शांत करते हुए उस सोफे पर बैठाया और उसे पानी का गिलास दिया। पानी को देखते ही अक्षु ने अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस लेते हुए कहा, अंडरस्को कल मेरी जान चली जाती तेरे चक्कर में। अक्षु की बात सुन मधु ने कहा, अंडरस्को पर मैंने तो सिर्फ तुम्हें मिस्टर खुराना को फाइल देने के लिए भेजा था ना, वहाँ पर कुछ हुआ था क्या? तुम्हारे उस मिस्टर खुराना का तो नाम भी मत लेना मेरे सामने। उस इंसान के दोस्तों ने मुझे कल पुल में धक्का दे दिया था। पता नहीं ये अमीर लोग खुद को समझते क्या है। अक्षु ने गुस्से में कहा। अक्षु की बात सुन मधु ने हैरानी में कहा, अंडरस्को उनकी हिम्मत भी कैसे हुई तेरे साथ यह करने? तू मुझे पूरी बात बता। अक्षय ने मधु को सारी बातें बता दी जो भी कल उसके साथ हुआ। अक्षु की बात सुनकर मधु ने कहा, अंडरस्को पर इसमें मिस्टर खुराना की क्या गलती है? उन्होंने तो तुम्हारी मदद की थी, उन्होंने ही तुम्हें स्विमिंग पूल से बाहर निकाला था। जो भी हो यार, मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी। तुझे तो पता है ना पानी देखकर मेरे साथ क्या होता है। अक्षु ने कहा। अक्षु की बात सुन मधु ने सीरियस होते हुए कहा, अंडरस्को तुझे फिर से पैनिक अटैक तो नहीं आया? मधु की बात सुन अक्षु ने अपनी गर्दन नामे हिलाए और कहा, अंडरस्को मैं बस बेहोश हो गई थी। ये कहकर अक्षु उठी और डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगी। मधु भी अक्षु के पास जाकर बैठ गई। वैसे तुम ऑफिस क्यों नहीं गई? अक्षु ने मधु से पूछा। अक्षु की बात सुन मधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्को आज मुझे ऑफिस थोड़ा लेट जाना था, इसलिए सोचा पहले तुझसे मिल लेती हूँ। क्यों, मेरा खूबसूरत सा चेहरा देखे बिना तुम्हारी सुबह नहीं होती क्या? अक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा। अक्षु की बात सुन मधु भी मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद मधु वहाँ से अपने ऑफिस के लिए निकल गई। मधु प्रजापत एंटरप्राइजेज में मिस्टर प्रजापत की असिस्टेंट थी। मिस्टर प्रजापत ने कल मधु को ही वह फाइल श्रेयांश को देने के लिए कहा था, पर मधु को अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में जाना था, इसलिए उसने अक्षु को ये काम दे दिया था। मधु के जाने के बाद अक्षु के फोन पर एक मैसेज आया। उस मैसेज को देखते ही अक्षु के होठों पर एक डेविल मुस्कान आ गई। उसने अपने कपड़े चेंज किए गए। उसने ब्लैक जीन्स के ऊपर ब्लैक कलर की हुडी पहन रखी थी जिससे उसने अपने चेहरे को कवर रखा था। उसके बाद अक्षु तुरंत अपने घर से निकल गई। माही का घर रोज जो अपने फोन में कुछ कर रही थी, उसने जैसे ही देखा माही वापस घर आ गई है, उसने तुरंत अपना फोन साइड में रखा और मुस्कुराते हुए माही के पास जाकर उसे गले लगाते हुए कहा, अंडरस्को मैंने आपको बहुत मिस किया, आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाया मत करो, आपके अलावा मेरा है ही कौन? तुम वो तो ऐसे रही हो जैसे मेरे लिए पूरी दुनिया है। ये कहते हुए माही मुस्कुरा दी और उसके बाद उसने रूह की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को मुझे जॉब मिल गई। माही की बात सुन रूह ने चिल्लाते हुए कहा, अंडरस्को मेरी एम्स सबसे बेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं जो मेरी एम्स ना कर सके। वो दोनों ही बहुत खुश थी। यह उन दोनों की यह छोटी सी दुनिया थी जिसमें सिर्फ वो दोनों ही मौजूद थे। कल से ही मुझे जॉब ज्वाइन करनी है, माही ने कहा। माही की बात सुन रूह ने पूछा, अंडरस्को पर जॉब क्या है? बहुत इजी जॉब है, बस मुझे एक ओल्ड एज आदमी की बॉडीगार्ड बना है और वह भी सिर्फ नॉर्मली और कोई प्रॉब्लम नहीं है। माही ने रूह से झूठ बोलते हुए कहा, क्योंकि अगर वह रूह को बताती वह आर्यन सिंह राजावत की बॉडीगार्ड को बनने वाली है तो रूह उसे कभी उसे अलाउड नहीं करती, क्योंकि आर्यन सिंह राजावत कितना बड़ा आदमी है और उसके कितने बड़ी दुश्मन है ये बात हर कोई जानता था।
रू ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और कहा अंडरस्को मैं भी कल से जॉब करने वाली हूँ, हम जल्दी ही बहुत सारे पैसे इकट्ठे करके अपना खुद का बिजनेस खोलेंगे। रू की बात सुन माही मुस्कुरा दी। एम्स चलो जल्दी लंच करते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है, उसके बाद मुझे कहीं बाहर भी जाना है। रू ने कहा। रू की बात सुन माही ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और फिर रू के साथ लंच करने लगी। लंच करने के बाद रू तुरंत अपनी बाइक पर बैठ घर से निकल गई। रू ने अपने कानों में ब्लूटूथ डाला और किसी को कॉल किया। दूसरी तरफ मुंबई के सबसे बड़े 5 स्टार होटल ब्लू डायमंड की टेरेस की दीवार पर एक शख्स लगातार अपनी उंगलियों को लैपटॉप के कीबोर्ड पर दौड़ाया जा रहा था। उस शख्स ने अपना लैपटॉप टेरेस की दीवार पर रखा था, जो कि लगभग आसमान में ही था। वह बिल्डिंग काफी ऊंची थी। आखिर यह मुंबई की सबसे बड़ी होटल जो थी। उस शख्स ने अपने सर पर हुडी पहन रखी थी, जिस वजह से कोई भी बता नहीं सकता था वह एक लड़का है या लड़की। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आया। उसने तुरंत ब्लूटूथ से अपना फोन कनेक्ट किया और कहा अंडरस्को हेलो क्या काम हुआ क्वीन। सामने से एक लड़की की आवाज आई, जिसे सुनकर हुडी पहने लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा अंडरस्को ऑलमोस्ट डन क्वीन, बस 2 मिनट और फिर उनका अकाउंट खाली हो जाएगा। वो दोनों लड़कियां मुस्कुराने लगी। अक्षु कॉल पर बात करते हुए लैपटॉप में देखे जा रही थी। टेरेस पर बहुत तेज हवाएं चल रही थी और अक्षु लगातार कीबोर्ड पर अपनी उंगलियों को नचाई जा रही थी। तभी अक्षु ने मुस्कुराते हुए अपने हाथों को रोका और फिर कीबोर्ड में एक ही को प्रेस करते हुए कॉल पर कहा अंडरस्को मिशन सक्सेसफुल, कांग्रेचुलेशंस क्वीन। की बात सुन कॉल की दूसरी तरफ मौजूद रू जो बाइक चला रही थी, उसने हंसते हुए कहा अंडरस्को अब बर्बादी की शुरुआत होगी। यह कहते हुए उन दोनों मुस्कुराते हुए कॉल कट कर दिया। लैपटॉप में तेजी से किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो रहे थे। अक्षु लगातार लैपटॉप पर अपनी आंखें गड़ाए खड़ी थी। अक्षय की आंखों पर नजर का चश्मा लगा हुआ था, जो उसे और भी ज्यादा क्यूट दिख रहा था। अक्षु के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे, फिर भी वह बहुत क्यूट लग रही थी। तभी अक्षु को एहसास हुआ कुछ लोग शायद ऊपर की तरफ आ रहे हैं। ये देख अक्षु ने तुरंत अपने लैपटॉप की तरफ देखा, जिसमें सारे पैसा ट्रांसफर हो चुके थे। ये देख अक्षु के होठों पर एक इविल स्माइल आ गई। उसने तुरंत अपना लैपटॉप बंद किया और जल्दी से उसे होटल की टेरेस से पूरा दम लगा होटल से दूर नीचे फेंक दिया। नीचे लगातार कार आए जा रही थी। वह लैपटॉप टूटकर चकनाचूर हो चुका था। अक्षु ने जल्दी से अपने कानों से ब्लूटूथ निकले और उन्हें फोन के साथ अपने पॉकेट में रखा। वह लोग लगभग ऊपर पहुंच चुके थे। ये देख अक्षु तुरंत रस्सी के सहारे नीचे कूद गई। उस होटल पर पूरे 27 फ्लोर थे, जहां से अक्षु ने जंप लगा दी थी। वहीं ऊपर भागते आ रहे लोगों ने भी अक्षु को देख लिया था। उन लोगों को अक्षु का चेहरा तो दिखाई नहीं दिया था, पर अक्षु की आंखें और उसका वह चश्मा उन लोगों ने देख लिया था। वह समझ गए थे यह एक लड़की है। अक्षु जल्दी जल्दी उस रस्सी के सहारे नीचे जाने लगी। तभी उन लोगों ने जल्दी से भागकर पकड़ उस रस्सी को पकड़ रोक लिया। अक्षु और नीचे नहीं जा पाए। वह अभी बहुत ऊंचाई पर हवा में लटक रही थी। अगर अक्षु यहाँ से नीचे गिर जाती तो उसकी मौत होनी पक्की थी। उसकी तो हड्डियां भी शायद किसी को नहीं मिलती। नीचे लगातार कार इधर उधर आ जा रही थी। अक्षु ने अपने दांतों को गुस्से में भींचते हुए कहा अंडरस्को ब्लडी हेल। ये कहते हुए अक्षु ने तुरंत अपने आसपास देखा। उसके साइड में ही मौजूद एक रूम की बालकनी खुली थी। ये देख अक्षु तुरंत उसमें कूद गई। ऊपर अक्षु के पीछे जो लोग आ रहे थे, उन्होंने देखा अक्षु अचानक से गायब हो गई है। ये देख वह सब कंफ्यूज हो गए। होटल के मैनेजर ने अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखकर कहा अंडरस्को जल्दी सारे रूम में चेक करो, कहाँ है वो। वह जरूर होटल के किसी रूम में छिपी होगी। अगर वह हमारे हाथ नहीं लगी तो हम सबकी जान चली जाएगी। उस मैनेजर की बात सुनकर उसके सारे आदमी भागते हुए नीचे की तरफ जाने लगे। कुछ मिनट में होटल को पूरी तरह से सील कर दिया गया था, पर किसी भी कस्टमर को इस बारे में पता तक नहीं चला कि होटल में क्या चल रहा है। सभी लोगों के लिए तो सब कुछ नॉर्मल ही था, पर वहाँ होटल में बहुत टेंशन भरा माहौल था। What the hell is this? ने अपने दांतों को गुस्से में भींचते हुए कहा अंडरस्को ब्लडी हेल। ये कहते हुए अक्षु ने तुरंत अपने आसपास देखा। उसके साइड में ही मौजूद एक रूम की बालकनी खुली थी। ये देख अक्षु तुरंत उसमें कूद गई। ऊपर अक्षु के पीछे जो लोग आ रहे थे, उन्होंने देखा अक्षु अचानक से गायब हो गई है। ये देख वह सब कंफ्यूज हो गए। होटल के मैनेजर ने अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखकर कहा अंडरस्को जल्दी सारे रूम में चेक करो, कहाँ है वो। वह जरूर होटल के किसी रूम में छिपी होगी। अगर वह हमारे हाथ नहीं लगी तो हम सबकी जान चली जाएगी। उस मैनेजर की बात सुनकर उसके सारे आदमी भागते हुए नीचे की तरफ जाने लगे। कुछ मिनट में होटल को पूरी तरह से सील कर दिया गया था, पर किसी भी कस्टमर को इस बारे में पता तक नहीं चला कि होटल में क्या चल रहा है। सभी लोगों के लिए तो सब कुछ नॉर्मल ही था, पर वहाँ होटल में बहुत टेंशन भरा माहौल था। अक्षु ने जल्दी से अपनी हुड्डी को खोलकर बालकनी से नीचे फेंक दिया। उसने अपने बालों को खोला और अपने कुर्ते, जिसको उसने जीन्स के अंदर इन कर रखा था, उसे भी बाहर निकाला। अक्षु ने कुछ ही मिनट में अपने सारे कपड़े बिल्कुल बदल लिए थे।
अब अक्षु उन्हें ब्लैक जीन्स के ऊपर व्हाइट कलर का कुर्ता पहन रखा था जो उसके ऊपर काफी खूबसूरत लग रहा था। अक्षु ने अपने बालों को हवा में लहराते हुए सही किया और फिर बालकनी से रूम की तरफ देखते हुए कहा, अनस को जल्दी यहाँ से निकलना होगा। अक्षु ने अभी भी अपनी आंखों पर वह चश्मा लगा रखे थे जो उस पर बहुत क्यूट लग रहा था। अक्षु ने तुरंत अपने चश्मे को सही किया और रूम के अंदर चली गई। जब रूम में आई उसकी नजर सीधे एक आदमी पर गई जो उसकी तरफ पीटकर किसी से फोन पर बात कर रहा था। ये देख अक्षु धीरे धीरे कदमों से रूम से बाहर लिविंग एरिया में आ गई कि तभी पीछे से उस आदमी ने अक्षय को हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। अक्षु उस आदमी की बाहों में थी। अक्षु ने अपनी आंखें बंद की। उसने सोचा नहीं था वह पकड़ी जाएगी। Who are you? उस आदमी की आवाज सुन अक्षु ने अपने चेहरे को नीचे किए ही कहा, अनस को सॉरी सर, वह मैं गलती से आपके रूम में आ गई थी। अक्षु की बात सुन उस आदमी ने उसे घूरते हुए कहा, अनस को बालकनी से कूदकर कौन गलती से आता है। उस आदमी की बात सुन अक्षु को समझ नहीं आ रहा वह क्या कहे। उसने तुरंत उस आदमी से दूर होते हुए उसके चेहरे की तरफ देखा। अक्षु ने जैसे ही उस आदमी के चेहरे को देखा वह हैरान रह गई। वहीं उसके सामने खड़ा श्रेयांश भी अपनी आंखें सिर्फ अक्षु के चेहरे पर टिकाए उसे देखने लगा। उसने अभी ही अक्षु का चेहरा देखा था। श्रेयांश अब बस अक्षय को ही देखे जा रहा था। ये तो मिस्टर खुराना है, अक्षु ने अपने मन में कहा। उसे अब अपनी किस्मत पर ही तरस आ रहा था। वह कहाँ फंस गई थी। सर वह मैं गलती से ही आपकी बालकनी में आ गई थी। वह पास वाला रूम मेरा था पर मैंने गलती से खुद को अंदर लॉक कर लिया। इस वजह से मुझे इस तरह आपकी रूम की बालकनी में जंप मारकर आना पड़ा। अक्षु ने तुरंत बहाना बनाते हुए कहा। अक्षु की बात तो जैसे श्रेयांश के कानों पर पड़ी ही ना हो। उसने मुस्कुराते हुए अक्षु से कहा, अनस को अब ही गई हो तो थोड़ी देर रुक भी जाओ। क्या? अक्षु ने हैरानी में श्रेयांश से कहा। अक्षु की बात सुन श्रेयांश अपने होश में आया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, अनस को कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। तब तक आप मेरे रूम में रह सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। नो थैंक्स सर, मुझे किसी और के रूम में रहना पसंद नहीं है। ये कहकर अक्षु तुरंत रूम के दरवाजे की तरफ चली गई। अक्षु ने जैसे ही दरवाजा खोला उसकी नजर सामने से आ रहे पुलिस और होटल के मैनेजर बॉडीगार्ड्स पर पड़ी जो हर एक रूम की तलाशी ले रहे थे और अब वह श्रेयांश के रूम की तरफ ही आ रही थी। ये देखकर अक्षु ने तुरंत घबराते हुए दरवाजा बंद किया। श्रेयांश जो उसके पीछे उसे रोकने के लिए ही आ रहा था, अचानक ऐसे अक्षु के पीछे होने से वह दोनों ही एक दूसरे की काफी करीब आ गए। अक्षु और श्रेयांश एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ जिसकी आवाज सुनकर अक्षु ने तुरंत अपने होठों को श्रेयांश के होठों पर रख दिया और उसे किस करने लगी। अक्षु के इस तरह अचानक किस करने से श्रेयांश हैरान रह गया। अक्षु के इस तरह किस करने पर श्रेयांश शोक में रह गया पर अगले ही पल उसने भी अक्षु की कमर पर हाथ रखा और उसे पैशनेटली किस करने लगा। श्रेयांश ने अपनी आंखें बंद की और बड़ी ही प्यार से अक्षय को किस करने लगा। अक्षु जिसका पूरा ध्यान सिर्फ दरवाजे पर मौजूद पुलिस और होटल स्टाफ पर था, श्रेयांश के इस तरह किस करने पर उसने अपनी मन में कहा, पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है। एक बार फिर दरवाजे पर नॉक हुआ पर श्रेयांश तो अक्षु को किस करने पर बिजी था। अक्षु को जैसे ही वापस दरवाजे पर नॉक की आवाज आई उसने श्रेयांश की गर्दन के चारों तरफ अपने हाथ लपेटे हुए उसे पैशनेटली किस करने लगी। उनकी वह किस होती जा रही थी। बहुत बार नॉक करने पर भी जब कमरे का दरवाजा किसी ने नहीं खोला तो पुलिस ने मैनेजर की तरफ देखते हुए कहा, अनस को क्या इस रूम की एक्स्ट्रा की कहां पर है। पुलिस की बात सुन मैनेजर ने कहा, अनस को सर रूम की एक्स्ट्रा की हमारे पास मौजूद है पर यह वीआईपी रूम है, अंदर मौजूद इंसान बहुत पावरफुल है। आपको भी पता है अभी यहाँ पर कितना बड़ा क्राइम हुआ है। हो सकता है क्रिमिनल इस रूम के अंदर ही हो और उसने रूम में मौजूद गेस्ट को होस्टेज बना रखा है। पुलिस ऑफिसर ने कहा। पुलिस की बात मैनेजर को भी ठीक लगी, इसीलिए उसने तुरंत अपने स्टाफ से रूम की चाबी लाने को कहा। रूम के अंदर दरवाजे के पास खड़ी अक्षु को भी उनकी बातें अच्छी तरीके से सुनाई दे रही थी पर वही श्रेयांश मानो किसी चीज पर ध्यान ही न दे रहा हो। अक्षु ने अपने मन में कहा, अनस को अब क्या करूं। श्रेयांश अच्छे से अक्षु के डर को समझ पा रहा था। डर के मारे अक्षु अपनी आंखें ही नहीं खोल रही थी। एक पल के लिए श्रेयांश ने अक्षु के होठों को छोड़ा। ठीक उसी वक्त पुलिस रूम का दरवाजा खोलने लगी। ये देख अक्षु तुरंत श्रेयांश से दूर होकर रूम के अंदर भाग गई। अक्षु के जाते ही रूम का दरवाजा खुला और होटल का मैनेजर पुलिस के साथ अंदर आया। मगर जैसे ही उनकी नजर श्रेयांश पर पड़ी मैनेजर वहीं रुक गया। उसे लगा नहीं था इस रूम में श्रेयांश खुराना है। श्रेयांश के चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशंस थे। उसने मैनेजर से कहा, अनस को व्हाट द हेल इज दिस। मगर जैसे ही उनकी नजर श्रेयांश पर पड़ी मैनेजर वहीं रुक गया। उसे लगा नहीं था इस रूम में श्रेयांश खुराना है। श्रेयांश के चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशंस थे। उसने मैनेजर से कहा, अनस को व्हाट द हेल इज दिस। आई एम रियली वेरी सॉरी सर आपको डिस्टर्ब करने के लिए, पर अभी होटल में एक क्रिमिनल घुस आया है, हम लोग उसे ही ढूंढ रहे हैं। मैनेजर ने श्रेयांश से कहा। मैनेजर की बात सुनकर श्रेयांश ने उसे घूरते हुए कहा, अनस को तो क्या आपको मैं क्रिमिनल नजर आता हूँ।
जी नहीं सर, हमने ऐसा नहीं कहा। वह क्रिमिनल कहीं बालकनी से आपके रूम में ना आ जाए, हम तो बस यही देखने के लिए आए थे, आपकी सेफ्टी के लिए, मैनेजर ने कहा। मैनेजर की बात सुनकर श्रेयांश ने पुलिस को देखा और कहा, अंडरस्को मेरी सेफ्टी के लिए बॉडीगार्ड है, मुझे आपके प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। आपने दरवाजा क्यों नहीं खोला? पुलिस ने श्रेयांश से पूछा। श्रेयांश ने अपनी ठंडी नजरों से पुलिस की तरफ देखते हुए कहा, अंडरस्को बिकॉज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा था। तभी रूम के अंदर से एक लड़की की आवाज आई, अंडरस्को बेबी। उस आवाज को सुनकर श्रेयांश ने बेडरूम की तरफ देखा जहां अक्षु बाथरूम पहने बाथरूम से बाहर आए। पुलिस ने अक्षु की तरफ देखते हुए कहा, अंडरस्को ये कौन है? श्रेयांश ने अक्षु की तरफ देखा, फिर ऑफिसर से कहा, अंडरस्को शी इज माय फियांसी। ये कहते हुए श्रेयांश ने अपने कदम अक्षु की तरफ बढ़ा दिए। अक्षु ने अपने बालों को एक तरफ कर रखा था जिससे उन लोगों को उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अक्षु को इस तरह देखकर श्रेयांश का दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसने अक्षु के पास आते ही एक झटके से उसको कमर से पकड़ अपनी तरफ खींचा और अपने होठों को अक्षु के होठों पर रख दिया। अक्षु के हाथ अपने आप श्रेयांश के कंधे पर चले गए। उसने सोचा नहीं था श्रेयांश कुछ ऐसा करेगा, पर वह अभी श्रेयांश को खुद से दूर तक का नहीं दे सकती थी, वरना वह जरूर पकड़ी जाती। अक्षु ने भी कसकर श्रेयांश की शर्ट को पकड़ लिया और उसे किस करने लगी। होटल का मैनेजर और पुलिस उनसे थोड़े दूर थे, इसलिए उन्हें अक्षु का चेहरा दिखाई नहीं दिया क्योंकि अक्षु के बाल बीच में आ रहे थे। अक्षु ने अपना चश्मा भी उतार दिया था। किस करते हुए श्रेयांश अक्षु को लेकर बेड के पास गया और अक्षु को लेकर बेड पर गिर गया। श्रेयांश ने एक हाथ अक्षु के गालों पर रखा और उस पर बिल्कुल किसी भूखे शेर की तरह टूट पड़ा। वह अक्षु को ऐसे किस कर रहा था मानो जन्मों का प्यासा हो। श्रेयांश अपना कंट्रोल खोने लगा था, उसके हाथ अक्षु की गर्दन को जकड़े हुए थे। वही पुलिस और होटल का मैनेजर यह सब देख वहां बहुत असहज महसूस कर रहे थे। तभी श्रेयांश अक्षु को किस करते हुए रुका। उसने अपना चेहरा ऊपर कर दरवाजे की तरफ देखा जहां पर अभी भी पुलिस और होटल का मैनेजर खड़ा था। ये देख श्रेयांश ने गुस्से में कहा, अंडरस्को क्या आपको पूरी फिल्म देखनी है? श्रेयांश की बात सुनकर ने अपनी गर्दन ना में हिलाई। तभी उनकी नजर अक्षु पर भी पड़ी। वह अक्षु को ध्यान से देखने लगे। अक्षु वह लड़की नहीं है। एक्चुअली अक्षु ने अभी चश्मा नहीं पहना था और ऐसे अक्षु की आंखों को पहचानना उनके बस की बात नहीं थी। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, पुलिस ने कहा और उसके बाद पुलिस मैनेजर के साथ कहां से चली गई। पुलिस के जाते ही अक्षु ने गहरी सांस ली कि तभी श्रेयांश जो उसके ऊपर था उसने मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्को क्यूटी तुम बोल्ड लुक में और भी ज्यादा सेक्सी लगती हो। ये कहते हुए श्रेयांश ने वापस अपने लिप्स अक्षु के लिप्स पर रखे और उसे किस करने लगा। अक्षु तो हैरान रह गई, इतनी देर तक वह सिर्फ पुलिस से बचने के लिए ये सब कर रही थी। अक्षु श्रेयांश को खुद से दूर धक्का देने लगी। ये देख श्रेयांश ने अक्षु के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ा और उन्हें ऊपर कर दिया। श्रेयांश अभी अक्षु को छोड़ना ही नहीं चाहता था, उससे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। किस करते हुए ही श्रेयांश ने एक्साइटमेंट में अक्षु के लिप्स पर बाइट कर दिया जिससे अक्षु के मुंह से आह निकल गई। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। अक्षु ने जैसे ही अपना मुंह खोला, श्रेयांश ने तुरंत अपनी टंग को अक्षु के मुंह में एंटर कर दिया। वह अब अक्षु की टंग के साथ खेल रहा था। श्रेयांश को बहुत मजा आ रहा था। वह इस किस को और भी ज्यादा डीप करता जा रहा था। श्रेयांश का हाथ अपने आप ही अक्षु के बाथरों के अंदर चला गया। श्रेयांश ने अक्षु की कमर पर जैसे ही अपना हाथ रखा, अक्षु की आंखें तुरंत खुल गई। उसने तुरंत पूरी ताकत से श्रेयांश को खुद के ऊपर से दूर धक्का दिया। श्रेयांश अक्षु के ऊपर से हट गया। अक्षु तुरंत बेड पर से खड़ी हुई। उसने श्रेयांश को गुस्से में घूरते हुए कहा, अंडरस्को तुम्हारी हिम्मत से कैसे हुई मुझे बाइट करने की? अक्षु की बात सुन श्रेयांश ने मुस्कुराते हुए अपनी जीभ को होठों पर फेरते हुए कहा, अंडरस्को ओके क्यूटी, अब वापस बाइट नहीं करूंगा। नाउ कम हियर। श्रेयांश की बात सुनकर अक्षु ने उसे गुस्से में घूरते हुए कहा, अंडरस्को थैंक यू मेरी मदद करने के लिए, पर मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। ये कहते हुए जैसे ही अक्षु वहाँ से जाने को भी श्रेयांश ने तुरंत अक्षु के हाथ को पकड़ उसे अपनी तरफ खींचा। अक्षु सीधे श्रेयांश की गोद में जा गिरी। श्रेयांश ने कसकर अक्षु को कमर से पकड़ रखा था। दिस इज नॉट फेयर क्यूटी, तुमने मेरा यूज किया, अब मेरी बारी। ये कहते हुए श्रेयांश अक्षु के होठों को अपने अंगूठे से सहलाने लगा। अक्षु जिसके दिल की धड़कन है 200 की स्पीड से भाग रही थी, उसने तुरंत श्रेयांश से धीरे से कहा, अंडरस्को आई एम सॉरी पर मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। ये कहते हुए अक्षु की आंखें नम हो गई। अक्षु को रोता देखकर श्रेयांश का दिल पिघल गया। उसने अक्षु के गाल पर हाथ रख कहा, अंडरस्को स्टॉप क्राइंग, मैं कुछ नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। श्रेयांश के इस तरह बोलने से अक्षु ने अपनी नजरें उबर कर श्रेयांश की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को मुझे यहाँ से जाना है। अक्षु की बात सुनकर श्रेयांश ने गहरी सांस ली। उसने खुद को कंट्रोल किया और अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। अक्षु तुरंत श्रेयांश के गोद से उठी और बाथरूम के अंदर चली गई।
अक्षु को जाते देखकर श्रेयांश ने मुस्कुराते हुए खुद से ही कहा वेलकम टू माय वर्ल्ड क्यूटी पाई। दूसरी तरफ आर्यन की कार में आर्यन ऑफिस से घर जा रहा था कि तभी उसकी कार में ही आगे बैठे अर्नब ने आर्यन से कहा सर, हमने आपके लिए कुछ सीक्रेट बॉडीगार्ड हायर किए हैं, वह कल से आपके साथ शैडो की तरह रहेंगे, कोई जरूरत नहीं है, उन्हें मना कर दो, आर्यन ने ठंडी आवाज में कहा। आर्यन की बात सुनकर अर्नब ने हिम्मत कर कहा सर, आहिर सर ने कहा है कि अगर आप मना करेंगे तो वह भी अपने सारे बॉडीगार्ड हटा देंगे। अर्नब की बात सुनकर आर्यन ने गहरी सांस ली लेकर कहा ठीक है। आर्यन की बात सुन अर्नब ने खुद से ही कहा अच्छा हुआ सर मान गए, आहिर सर ही है जिनकी बात सर कभी नहीं टालते हैं। दूसरी तरफ रूह अपनी बाइक लेकर उस पहाड़ी पर गई। आर्यन की बात सुन अर्नब ने खुद से ही कहा अच्छा हुआ सर मान गए, आहिर सर ही है जिनकी बात सर कभी नहीं टालते हैं। दूसरी तरफ रूह अपनी बाइक लेकर उस पहाड़ी पर गई। उस पहाड़ी के किनारे खड़े होकर उसने अपनी बाहें फैला खुद से ही कहा गेम स्टॉप नाउ। बर्बादी और आबादी दोनों होगी, कुछ बर्बादी की आंसू रोएंगे तो कुछ आबादी की खुशी मनाएंगे, सबको वही मिलेगा जो वह डिजर्व करते हैं। The Queens are here, रूह ने आसमान में देखते हुए कहा। होटल जल्दी से अपने कपड़े पहनकर बाथरूम से बाहर आई। उसने एक नजर श्रेयांश की तरफ देखकर कहा थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए। ये कहकर जैसे ही अक्षु वहाँ से जाने को हुई कि श्रेयांश ने उसके हाथ को पकड़ कहा जो चुराया है वह देती तो जाओ वरना मैं पुलिस बुला लूंगा। श्रेयांश की बात सुनकर मानो अक्षु जम गई हो। उसने अपनी आंखें बड़ी कर श्रेयांश की तरफ देखते हुए कहा मैंने कुछ नहीं चुराया, चुराया है ना मेरा दिल। श्रेयांश से मुस्कुराते हुए कहा अक्षु जहां घबराई हुई थी उसने गुस्से में श्रेयांश की तरफ देखा और फिर उसे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा मिस्टर मैंने किसी का कुछ नहीं लिया है, ना ही मैं मुफ्त में कुछ लेती हूँ। ये कहते हुए अक्षु वहां से सीधे चली गई। गुस्से में और भी क्यूट लगती है, श्रेयांश ने मुस्कुराते हुए कहा। अक्षु सीधे उस रूम से बाहर आई, फिर होटल से बाहर निकल गई। किसी ने भी उसे नहीं पहचाना, बल्कि जो भी अक्षु को देख रहा था वह मुड़कर वापस उसे ही देखे जा रहा था। आखिर अक्षु इतनी प्यारी क्यूट सी जो थी, कोई भी उसे देखकर नहीं बता सकता था कि वह इतनी बड़ी शैतान थी। इस मासूम से चेहरे के पीछे जो असली चेहरा छुपा है, अगर दुनिया ने उसे देख लिया तो शायद सब सदमे में ही चले जाएंगे। अक्षु के जाते ही श्रेयांश के रूम में एक आदमी आया। वह श्रेयांश के बॉडीगार्ड का हेड था। उसने श्रेयांश के सामने अपनी गर्दन झुकाते हुए कहा सर इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, अभी कुछ देर पहले ही होटल में एक स्कैम हुआ है। कैसा स्कैम? श्रेयांश ने पूछा। श्रेयांश अपनी वॉच पहन रहा था। बॉडीगार्ड ने श्रेयांश को बताते हुए कहा सर होटल के एक रूम में कोई मीटिंग चल रही थी, उसी वक्त वहां मौजूद लोगों के फोन को हैक कर उनके अकाउंट से सारे पैसे किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए गए। बॉडीगार्ड की बात सुन श्रेयांश ने हैरानी में कहा क्या पर कोई ऐसा क्यों करेगा? बॉडीगार्ड ने अपनी गर्दन ऊपर कर श्रेयांश को देखते हुए कहा सर अभी तक कुछ भी एग्जैक्टली पता नहीं चला है, न ही किसी को ये पता है वह लड़का है या लड़की, पर यह बहुत स्कैम बड़ा है, करोड़ों रुपए चोरी किए गए हैं और अभी तक इस न्यूज को बाहर नहीं आने दिया है, तो शायद वह ब्लैक मनी थी। श्रेयांश ने अपनी गर्दन हमें हिलाई, फिर अपना कोट पहनते हुए बॉडीगार्ड के साथ वहाँ से चला गया। वह आज इस होटल में एक जरूरी मीटिंग के लिए आया था। बाहर जाते हुए श्रेयांश के दिमाग में अभी भी उसके बॉडीगार्ड की बात चल रही थी। श्रेयांश ने खुद से ही कहा क्या वह ऐसा कर सकती है? नहीं, शायद मुझे कोई गलतफहमी हुई है, श्रेयांश ने खुद से ही कहा और फिर आगे चला गया। थोड़ी देर बाद रूह जो उस पहाड़ी के किनारे खड़ी थी उसने मुस्कुराते हुए कहा तो आ गई तुम। ये कहते हुए रूह जैसे ही पलटी उसके पीछे अक्षु खड़ी थी जो स्माइल के साथ रूह को देखे जा रही थी। रूह और अक्षु दोनों भागते हुए एक दूसरे के पास आए और उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया। मैंने तुम्हें बहुत बहुत मिस किया, अक्षु ने कहा। अक्षु की बात सुन रूह ने कहा मैंने तुम्हें ज्यादा मिस किया। वह दोनों ही यह कहते हुए हंसने लगी। चल बैठते हैं, रूह ने कहा। वह दोनों ही पहाड़ी के किनारे बैठ गई। कैसी हो? रूह ने अक्षु से पूछा। अक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा ना तब कुछ बदला था ना आज कुछ बदला है, बस मैं थोड़ी और ज्यादा क्यूट हो गई हूँ और लोगों को अपनी इनोसेंस में फंसाना आ गया है। अक्षु की बात सुन रूह ने मुंह बनाते हुए कहा अपनी थोड़ी क्यूटनेस मुझे भी दे देना कि मैं भी किसी को फंसा लूं। रूह की बात सुन अक्षय ने हंसते हुए कहा तुम्हें मेरी क्यूटनेस की जरूरत ही नहीं, तुम पहले से इतनी हॉट और सेक्सी हो कि कोई भी लड़का तेरा दीवाना बन जाएगा। तभी अक्षु को कुछ समझ आया। उसने अपनी आंखें छोटी कर रूह की तरफ देखकर कहा पर तुम्हें किसे अपना दीवाना बनाना है? अक्षु की बात सुन रूह ने शर्माने का नाटक करते हुए कहा इसी जगह मुझे कल तुम्हारा जीजी मिला था, बस उसे अपना दीवाना बनाना है। अरे तुम बस उसे अपना चेहरा दिखा देती, वैसे ही तेरा दीवाना बन जाता, अक्षु ने कहा। अक्षु की बात सुन रूह ने मुंह बनाते हुए कहा उसने तो मुझे कुछ खुद से दूर धक्का दे दिया था। रूह की बात सुन अक्षु हंसने लगी। अक्षु को हंसाता देख रूह ने कहा तुम हंस क्यों रही हो? अक्षु ने उसकी तरफ देखकर कहा जरूर तुमने ही कुछ कांड किया होगा। मैंने कोई कांड नहीं किया, सिर्फ उसे किस किया था, पर उसने मुझे धक्का दे दिया जबकि मजे तो वह भी ले रहा था।
रूह ने कहा। रूह की बात सुन अक्षु ने हैरानी में उसकी तरफ देखने लगी। क्या सच में तुमने एक अनजान लड़के को किस कर लिया? तुम अपनी किस ऐसे ही किसी को कैसे दे सकती हो? अक्षु ने कहा, वह अनजान ही तुम्हारा होने वाला जीजा है पगली। रूह ने कहा। रूह की बात सुन अक्षु ने अपनी गर्दन ना में हिला दी। अक्षु ने अपने मन में कहा, अंदर को भगवान उसे लड़के को सहनशीलता दे। अक्षु को अच्छे से पता था अगर रूह को सच में कोई लड़का पसंद आ गया है तो रूह उसे ऐसे जाने नहीं देगी जब तक वह उसे अपना ना बना ले। ऐसी तेरी फर्स्ट किस तो अभी तेरे पास ही है ना? रूह ने कहा। रूह की बात सुन अक्षु की बोलती बंद हो गई। वह रूह को कैसे बताती कि आज सुबह तक तो उसके पास ही थी, पर अभी थोड़ी देर पहले ही उसने अपनी फर्स्ट सेकंड थर्ड किस एक अनजान लड़के को दे दी। अक्षु को कुछ भी बोलता ना देख रूह ने तुरंत उसका चेहरा अपनी तरफ किया और कहा, अंदर को सच सच बता कौन है? अक्षु को अच्छे से पता था वह रूह से कुछ नहीं छुपा सकती, इसलिए उसने गहरी सांस ली और आज सुबह जो भी उसके साथ कांड हुए वह उसे बता दिए। क्या वह दिखने में हैंडसम था? रूह ने पूछा कि बात सुना। अक्षु ने उसे घूरते हुए कहा, अंडस को तुम्हें उससे क्या मतलब? तुम अपने प्रिंस चार्मिंग को देखो रे, तुम तो जेलस हो रही हो। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, मैंने सोचा मैं भी अपने जीजा के बारे में थोड़ा पता कर लूं। रूह ने हंसते हुए कहा। रूह की बात अक्षु ने उसे घूरते हुए कहा, अंडस को कोई जीजा बीजा नहीं है, वह तुम्हारा। वह दोनों ऐसे ही एक दूसरे से मजाक करती रही। तभी अचानक से रूह और अक्षु दोनों ही सीरियस हो गए। अक्षु ने एक डेविल स्माइल के साथ कहा, अंडस को अब लोगों को पता चलेगा क्वींस आ गई है। रूह ने एक सार्कास्टिक स्माइल के साथ कहा, अंडस को बहुत मजा आएगा उन सबके चेहरे देखने में। ये गेम काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो दोनों ही बिल्कुल किसी डेविल क्वीन की तरह लग रही थी जो थोड़ी देर पहले किसी एंजल के जैसे बिहेव कर रही थी, वह अचानक शैतान बन चुकी थी। चल मुझे घर जाना होगा वरना एमएस मुझे छोड़ेगी नहीं, रूह ने कहा। रूह की बात सुन अक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, अंडस को अब तुम मुंबई आ गई हो ना, बहुत जल्द मैं भी तुम्हारी एमएस से मिलने के लिए आऊंगी। रूह ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई, फिर अपनी बाइक लेकर वहां से चली गई। अक्षु वही उस पहाड़ी के किनारे बैठी रही। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था पर वह अपने चेहरे पर कुछ भी आने नहीं दे रही थी। अगले दिन सुबह 6:30 बजे माही महादेव के मंदिर गई। उसने ब्लू और व्हाइट कलर का सूट पहन रखा था जो दिखने में काफी खूबसूरत था। वह जितना सिंपल था उतना ही एलिगेंट भी था। माही मंदिर में पूजा करने लगी। वह सुबह जल्दी ही मंदिर आ गई थी। जैसे ही पुजारी जी ने माही को देखा उनके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। पुजारी जी बहुत बूढ़े हो गए थे। उन्होंने माही को आशीर्वाद देते हुए कहा, अंडस को तुम आज भी महादेव की भक्त हो, ये देखकर हमें बहुत खुशी हुई। महादेव हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हें वह कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हारा है। आज से तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ बदलने वाला है। पुजारी जी की बात सुनकर माही कंफ्यूज हो गई। पुजारी जी उससे ऐसे बात कर रहे थे जैसे वह पहले से माही को जानते हैं, जबकि माही तो पहली बार इस मंदिर में आई थी। माही को लगा शायद पंडित जी उसे कोई और समझ रहे हैं। उसने कुछ कहा नहीं, बस मुस्कुराते हुए पुजारी जी के पैर छुए और फिर मंदिर से बाहर आ गई। ये वही मंदिर था जहां माही इंडिया आने के बाद पहली बार आई थी और उसके बाद से माही बहुत मंदिर में आती थी। पुजारी जी बहुत बूढ़े हो गए थे। उन्होंने माही को आशीर्वाद देते हुए कहा, अंडस को तुम आज भी महादेव की भक्त हो, ये देखकर हमें बहुत खुशी हुई। महादेव हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हें वह कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हारा है। आज से तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ बदलने वाला है। पुजारी जी की बात सुनकर माही कंफ्यूज हो गई। पुजारी जी उससे ऐसे बात कर रहे थे जैसे वह पहले से माही को जानते हैं, जबकि माही तो पहली बार इस मंदिर में आई थी। माही को लगा शायद पंडित जी उसे कोई और समझ रहे हैं। उसने कुछ कहा नहीं, बस मुस्कुराते हुए पुजारी जी के पैर छुए और फिर मंदिर से बाहर आ गई। ये वही मंदिर था जहां माही इंडिया आने के बाद पहली बार आई थी और उसके बाद से माही बहुत मंदिर में आती थी। माही जब मंदिर से बाहर आई तब तक सुबह के 7 बजे बज गए थे। बाहर रोशनी हो चुकी थी। मंदिर में कुछ लोग आ जा रहे थे। उस मंदिर के आसपास जंगल था। वह मुंबई से थोड़ा आउटर एरिया में था, इसीलिए वहाँ पर टैक्सी या ऑटो नहीं मिलता था, इसीलिए माही पैदल ही जा रही थी। तभी माही को सामने कुछ आदमी दिखाई दिए जो शराब पीकर वही सड़क के किनारे जमीन पर बैठे थे। वह 3 लड़के थे जो शराब की बोतल के साथ शायद खेल रहे थे। वह तीनों काफी नशे में दिख रहे थे। माही ने गहरी सांस ली और खुद से ही कहा, अंडस को शराब और बर्बाद कितना मिलते हैं ये नाम। कहते हुए माही आगे बढ़ने लगी। तभी जैसे ही उन लड़कों की नजर माही पर पड़ी वह उसे देखते ही रह गए। ब्लू एंड व्हाइट कलर के सूट जिस पर माही ने व्हाइट कलर के झुमके और माथे पर व्हाइट कलर की बिंदी लगा रखी थी जो उसके ऊपर काफी खूबसूरत लग रही थी। सुबह सुबह अप्सरा दिख गई। उनमें से एक लड़के ने लड़खड़ाते हुए खड़े होने की कोशिश कर माही की तरफ देखकर कहा। उसे लड़के की बात सुन बाकी 2 लोगों ने भी माही की तरफ देखा। जैसे ही माही उन लड़कों के करीब आए वह तीनों आदमी माही के सामने आकर खड़े हो गए। ऐसे बिजली बनाकर कहाँ जा रही हो मैडम? अगर बिजली गिरानी है तो हम पर ही गिरा दो। वह शराबी माही की तरफ देखकर कहने लगा। उसकी बात सुनकर उसके साथी हंसने लगे।
आर्यन जो कल आधी रात में जरूरी मीटिंग के लिए ऑफिस गया था वह उसी रास्ते से वापस आ रहा था। आर्यन की कार अर्नब ड्राइव कर रहा था कि अर्नब ने कार रोक दी। अर्नब ने सामने देखा तो एक लड़की के सामने 3 लड़के खड़े थे जो शायद उसे परेशान कर रहे थे। उन्हीं लोगों ने रास्ता रोक रखा था। क्या हुआ? आर्यन ने पूछा। सर, सामने एक लड़की को कुछ लड़के परेशान कर रहे हैं, अर्नब ने कहा। अर्नब की बात सुन आर्यन ने सामने देखा माही की पीठ उसकी तरफ थी, इसीलिए उसे माही का चेहरा दिखाई नहीं दिया। माही के लंबे घने बाल उसके कमर तक आ रही थे। जल्दी सब क्लियर करो, आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुन अर्नब ने अपनी गर्दन हमें हिलाई और कार से निकाल माही की तरफ जाने लगा। वही माही जो गुस्से में उन आदमी की बातें सुन रही थी कि तभी उनमें से एक आदमी ने माही को टच करने के जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया। माही ने अपनी आंखें बंद कर कहा अंडरस्को हर हर महादेव। ये कहकर माही ने उसे आदमी का हाथ पकड़ा और उसे मरोड़ दिया। वह आदमी दर्द से चीखने लगा। संस्कारी हूँ इसका मतलब यह नहीं अबला नारी हूँ, ये कहते हुए माही ने उस आदमी के हाथ को लगभग तोड़ उसे साइड फेंक दिया। ऐसे ही माही ने उन बाकी 2 लोगों को भी जल्द ही जमीन पर फेंक दिया। वह लोग वैसे ही नशे में थे, उनसे चला तक नहीं जा रहा था। अर्नब जो उस साइड आते हुए ये देख रहा था उसने खुद से ही कहा अंडरस्को मुझे नहीं लगता है इसको मेरी हेल्प की जरूरत है। तभी माही पीछे मुड़ी। अर्नब ने जैसे ही माही को देखा उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था उसके सामने घर वाली ही माही खड़ी है। अर्नब भी एक पल के लिए माही को देखा ही रह गया। आखिर वह इतनी खूबसूरत जो लग रही थी। कल माही जहाँ जीन्स टॉप जैसे नॉर्मल कपड़ों में थी वहाँ आज माही काफी अलग अलग रही थी। सर आप यहाँ, माही ने अर्नब की तरफ देखकर कहा। माही की बात अर्नब ने कहा अंडरस्को वह मैं सर को लेकर घर की तरफ जा रहा था कि तभी मैंने एक लड़की को इन लड़कों के साथ देखा। मुझे लगा वह लड़के उसे परेशान कर रहे हैं। मुझे पता नहीं था वह लड़की तुम हो, वरना मुझे कार से बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ती। अर्नब की बात सिर्फ माही मुस्कुरा दी। माही की नजर कार पर गई। उसे आर्यन की हल्की झलक दिखाई दी। आर्यन का ध्यान अपने लैपटॉप पर था। उसने माही की तरफ देखा ही नहीं, माही आर्यन को ही देख रही थी कि तभी अर्नब ने माही से कहा अंडरस्को क्या तुम्हें हमारी कोई हेल्प चाहिए? नो सर, माही ने कहा। अर्नब ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई फिर वहाँ से चला गया। अर्नब कार में आकर बैठा। आर्यन ने उससे पूछा अंडरस्को क्या हुआ? अर्नब ने मुस्कुराते हुए कहा अंडरस्को सर वह लड़की खुद स्ट्रॉन्ग थी, उसे मेरी जरूरत नहीं पड़ी। अर्नब की बात सुन आर्यन ने सामने देखा। उसके सामने एक लड़की सूट पहने रोड के किनारे चल रही थी। वही साइड में 3 लड़के जमीन पर पड़े दर्द से कराह रहे थे। उन्हें देखकर आर्यन को पता नहीं क्यों माही की याद आ गई। उसकी माही भी तो ऐसी ही थी, बिल्कुल बेधड़कता नहीं क्यों। पर अचानक से आर्यन का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे माही उसके काफी करीब है। आर्यन माही के ख्यालों में खो गया। तभी अर्नब ने कार स्टॉप की। आर्यन का ध्यान उस लड़की के ऊपर ही था। जैसे ही आर्यन की कार माही के पास से गुजरी आर्यन के फोन पर आहिल का कॉल आ गया। आर्यन फोन पर बात करने लगा। उसने माही की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। दूसरी तरफ एक बड़ी सी बिल्डिंग जो आसमान को छू रही थी, बिल्कुल रजावत कॉर्पोरेशन की तरह। उसके टॉप फ्लोर पर श्रेयांश बैठा था। श्रेयांश के सामने ही उसका असिस्टेंट वीर मौजूद था। हिम 12 टेक्स्ट 12 प्रजापत इंडस्ट्रीज चलोभी साइड में 3 लड़के जमीन पर पड़े दर्द से कराह रहे थे। उन्हें देखकर आर्यन को पता नहीं क्यों माही की याद आ गई। उसकी माही भी तो ऐसी ही थी, बिल्कुल बेधड़कता नहीं क्यों। पर अचानक से आर्यन का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे माही उसके काफी करीब है। दूसरी तरफ एक बड़ी सी बिल्डिंग जो आसमान को छू रही थी, बिल्कुल रजावत कॉर्पोरेशन की तरह। उसके टॉप फ्लोर पर श्रेयांश बैठा था। श्रेयांश के सामने ही उसका असिस्टेंट वीर मौजूद था। क्या कुछ पता चला? श्रेयांश ने अपने सामने खड़े वीर की तरफ देखकर पूछा। जी सर, हमने पता किया है, वीर ने कहा और फिर अपने हाथ में मौजूद एक फाइल से श्रेयांश को सब कुछ बताना शुरू कर दिया। सर, उनका नाम मिसक्षु है। उनके बचपन के बारे में तो हमें अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है, पर जब वह 5 साल की थी तब से वो एक लेडी के साथ रहती है जिनका नाम मोहिनी था। 5 साल पहले ही मोहिनी जी की डेथ हो है, तब से उनके फ्लैट में ही मिस अक्षु रहती है। मोहिनी जी ने अपना फ्लैट भी अक्षु के नाम किया था। उन्होंने मुंबई में अपनी स्कूल और कॉलेज पूरी की है। अभी वह एक जॉब की तलाश में है और अब तक हमें सिर्फ उनकी एक दोस्त के ही बारे में पता चला है जिनका नाम मधु है। वह उस दिन आपके फार्म हाउस पर मधु की जगह ही आई थी। मधु मिस्टर प्रजापत की पर्सनल असिस्टेंट है। उस दिन वह अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में गई थी, इसीलिए उन्होंने अपनी बदले में अक्षु को आपके विला व फाइल लेकर भेज दिया। वीर की पूरी बात श्रेयांश काफी ध्यान से सुन रहा था। उसने फिर से पूछा अनुष्को, और उस दिन होटल में अक्षु क्या कर रही थी? सर, उस दिन होटल में आपके रूम के पास वाला रूम किसी और के नाम पर बुक किया गया था, पर पता नहीं अचानक से रिकॉर्ड्स को चेंज कर दिया गया और वहाँ पर मिस अक्षु का नाम लिख दिया गया। जहाँ तक हमें लगता है ये सब फेक था। वह रूम में मिस अक्षु के नाम पर कभी नहीं था। अब मजा आएगा, श्रेयांश ने डेविल स्माइल के साथ कहा और फिर वीर की तरफ देखकर बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, अंडरस्को प्रजापति इंडस्ट्रीज चलो। श्रेयांश की बात सुनकर वीर हैरान हुआ। श्रेयांश बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और प्रजापत इंडस्ट्रीज इतनी बड़ी कंपनी नहीं थी कि श्रेयांश खुद वहाँ पर जाए।
दूसरी तरफ माही राजावत हवेली के सामने खड़ी थी। माही ने हवेली के दरवाजे पर खड़े बॉडीगार्ड्स की तरफ देखकर कहा, अंडस्को मुझे अंदर जाना है। माही की आवाज थी। उन बॉडीगार्ड ने माही को देखा जिसने ब्लैक जीन्स के ऊपर ब्लैक कलर की फूडी पहन रखी थी। उसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था जिससे कोई भी नहीं बता सकता था कि माही लड़का है या लड़की। पर जब उन बॉडीगार्ड्स ने माही की आवाज सुनी तो वह पहचान गए माही एक लड़की है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? बॉडीगार्ड्स ने बड़े ही सख्त आवाज में कहा। वह वेल ट्रेंड बॉडीगार्ड्स थे, वह ऐसे ही किसी को अंदर जाने बिल्कुल भी नहीं दे सकते थे। माही ने उन बॉडीगार्ड्स की तरफ देखा और फिर अपने हाथ में मौजूद पेपर को उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अंडस्को मुझे अर्नव सर ने बुलाया है। ये कहते हुए माही ने अपना मास्क उतारा और उन बॉडीगार्ड्स ने ध्यान से उसे पेपर की तरफ देखा और फिर माही के चेहरे की तरफ। पेपर में जो फोटो लगी थी माही का चेहरा उससे बिल्कुल मैच करता था। उन लोगों ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई पर फिर भी उन लोगों ने एक बार कंफर्म करने के लिए अर्नव को कॉल किया। अर्नव ने माही को अंदर भेजने के लिए कहा। अर्नव की परमिशन मिलते ही बॉडीगार्ड ने माही के लिए दरवाजा खोल दिया। माही ने वापस से अपने चेहरे पर मास्क लगाया और हवेली के अंदर चली गई। माही को मास्क लगाने के लिए अर्नव ने ही कहा था। उसने पहले ही माही से कॉल पर कह दिया था वह बिना मास्क के किसी के सामने नहीं आ सकती है। अर्नव नहीं चाहता था कभी भी किसी को पता चले माही एक लड़की है, क्योंकि अगर आर्यन को ये पता चल गया तो वह माही और उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला था। माही ध्यान से उस पूरी हवेली को देख रही थी। वह हवेली माही से काफी दूर थी क्योंकि हवेली के मेन दरवाजे से अंदर जाते ही एक बहुत बड़ा गार्डन था जिसमें एक बहुत बड़ा फाउंटेन भी मौजूद था। माही हैरानी भरी नजरों से उस पूरी हवेली को देख रही थी। तभी अचानक से माही ने अपना हाथ अपने दिल पर रखते हुए कहा, अंडस्को यह अचानक से इतनी घबराहट क्यों हो रही है? उस गार्डन को देखते हुए माही के कानों में कुछ आवाजें गूंजने लगी। माही को ऐसा लगा जैसे आसमान में कोई हेलीकॉप्टर है और एक आदमी उससे नीचे उतर रहा है। ये सब माही को काफी धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। माही ने तुरंत अपने आसपास देखा तो वहाँ पर सिवाय बॉडीगार्ड्स के कोई भी मौजूद नहीं था। सब कुछ बिल्कुल शांत था। यह क्या था? माही की हैरानी में खुद से ही कहा। उसकी पूरी बॉडी पसीने से लथपथ हो चुकी थी। कुछ सेकंड के लिए उसे ऐसा लगा जैसे वह कोई अलग ही दुनिया में पहुंच चुकी है। माही को लगा शायद उसे कोई इल्यूजन हुआ है। वह आगे बढ़ने लगी कि तभी अचानक से उसका पैर एक बड़े से पत्थर से टकरा गया। वह जैसे ही सामने गिरने को हुई उसे दो मजबूत हाथों ने संभाल लिया। माही ने अपने सामने देखा तो उसके सामने एक लड़का खड़ा था जिसकी उम्र यही कोई 24-25 साल होगी। वह अपनी चमकते हुए आंखों से माही को ही देखे जा रहा था। वह लड़का कोई और नहीं हमारा आहिर था। माही आहिर के ही चेहरे को देख रही थी। पता नहीं क्यों पर माही के होठों पर अपने आप ही आहिर को देखकर मुस्कान आ गई। आहिर ने माही को ठीक से खड़ा किया और फिर उससे कहा, अंडस्को आप ठीक तो है? माही ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। आहिर ने माही को ऊपर से नीचे तक देखा। उसे भी समझ में नहीं आया माही लड़का है या लड़की, आप कौन? आहिर ने पूछा। आहिर के पूछने पर माही कुछ बोलती उससे पहले ही वहाँ पर अर्नव आ गया। अर्नव ने आहिर की तरफ देखते हुए कहा, अंडस्को सर यह वही सीक्रेट फीमेल बॉडीगार्ड है जिसको हमने आर्यन कर के लिए हायर किया है। अर्नव की बात सुनकर आहिर ने मुस्कुराते हुए माही से कहा, अंडस्को मैंने अर्नव से आपके बारे में सुना था। आप काफी टैलेंटेड है। उम्मीद करता हूँ आप मेरे पापा को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे, उन्हें कुछ नहीं होने देगी। मैं उन्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगी, माही ने कहा। माही की आवाज सुनकर आहिर माही को ही देख रह गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने माही की आवाज कहीं सुनी है। माही की आवाज उसे काफी जानी पहचानी लगी पर उसने वह कहाँ पर सुनी है इस बारे में अर्नव को भी नहीं पता था। आपने मास्क क्यों लगा रखा है? आहिर ने माही के चेहरे की तरफ देखकर पूछा। आहिर की बात सुन माही अर्नव को देखने लगी। अर्नव ने आहिर को बताते हुए कहा, अंडस्को सर आर्यन सर के सामने अगर गलती से भी यहाँ आ गए तो उन्हें पता ना चले ये लड़का है या लड़की। इसीलिए आहिर ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। उसके बाद अर्नव ने माही से कहा, अंडस्को तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बाकी सब समझता हूँ। माही फिर अर्नव के साथ वहाँ से चली गई। जाने से पहले माही ने अपनी आंखें आहिर की तरफ की। उन दोनों की ही आंखें मिला। आहिर देख सकता था माही की आंखों में उसके लिए काफी खुशी थी, जैसे माही आंखों ही आंखों से मुस्कुरा रही हो। सिर्फ इस 2 मिनट की मुलाकात में ही आहिर को माही के साथ काफी अच्छा लगा था। आहिर के होठों पर भी अपने आप मुस्कान आ गई। उसके बाद फिर वह भी वहाँ से चला गया। माही को ये देखकर बहुत अच्छा लगा। आहिर बाकी अमीरजादों की तरह नहीं था। उसने बड़े ही पोलाइट तरीके से माही से बात की थी। अर्नव माही को लेकर रजावत हवेली में ही बने बॉडीगार्ड्स के क्वार्टर्स की तरफ लेकर गया, जहां अर्नव का भी केबिन बना हुआ था। वहां 4 आदमी और थे जिनको उस दिन हायर किया गया था। अर्नव ने माही को सब कुछ समझा दिया। किसी भी हालात में उसे आर्यन के सामने नहीं आना है और अगर आर्यन के लिए कभी उन्हें अपनी की जान भी देनी पड़े तो उनमें से कोई पीछे नहीं हटेगा। ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट पेपर में मेंशन की हुई थी। सब लोगों ने वह साइन कर दिए पर माही ने ध्यान से उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को पढ़ा, फिर एक बार रूल के बारे में सोचा। माही ने भी उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को साइन कर दिया। माही को खुद पर भरोसा था कि वो कभी रूल को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। तुम्हें बाइक चलानी आती है?
और अर्नब ने माही से पूछा। अर्नब की बात सुन माही ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। अर्नब ने अपने केबिन से बाइक की चाबी निकालकर माही को देते हुए कहा, अंडरस्को आज से यह बाइक तुम सबकी है, तुम सब इसे अपने घर आने जाने के लिए भी यूज कर सकते हो। अभी कुछ देर में मैं आर्यन सर को लेकर ऑफिस जाने वाला हूँ, तुम इसी से हमें फॉलो करना, पर किसी को भी पता न चले तुम हमें फॉलो कर रहे हो। अपना ब्रेन हमेशा एक्टिव रखना। सबने अर्नब की बात सुन अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। तुम सबकी हेड माही होगी, मेरे बाद सबको माही के ऑर्डर फॉलो करने हैं। अर्नब ने बिना किसी एक्सप्रेशंस के सबसे कहा। अर्नब सबके साथ काफी सीरियस था। अर्नब के जाते ही माही ने अपनी हुडी नीचे की, जिससे उसके लंबे बाल हवा में लहराने लगे। माही ने अपना मास्क निकाला तो उसको खूबसूरत सा चेहरा सबको दिखाने लगा। वह चारों आदमी माही को देखते रह गए। उन्होंने वो दिन ट्रेनिंग ग्राउंड में भी माही को देखा था, बल्कि उनमें से तो कुछ नहीं माही का मजाक भी उड़ाया था। माही को देखकर एक लड़के ने आगे आते हुए कहा, अंडरस्को आई एम सॉरी, उस दिन मुझे तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। उस आदमी की बात से माही ने मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्को लड़कों की आदत होती है लड़कियों को कम समझने की। माही की बात उस लड़के को सही भी रही। उसने कहा, अंडरस्को पर अब से हमें से कोई तुम्हें कम समझने की गलती नहीं करेगा। माही बस मुस्कुरा दी। फिर उस लड़के ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, अंडरस्को हाय, मेरा नाम पीयूष है, अब हम सब एक टीम में हैं, तो हमें एक दूसरे के बारे में थोड़ी जानकारी तो रखनी चाहिए। माही ने उससे अपना हाथ मिलाया। ऐसे ही उन सभी ने एक दूसरे को इंट्रोडक्शन दिया। थोड़ी सी देर में उन पांच की बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी और माही उनके लिए उनकी दोस्त बन चुकी थी। उनमें से किसी की भी गंदी नजर माही के ऊपर नहीं थी, क्योंकि वह लोग अच्छे से जानते थे अगर माही अपनी पर आ गई तो वह उन सभी को धूल चटाने में माहिर है। दूसरी तरफ प्रजापत इंडस्ट्रीज में श्रेयांश प्रजापत इंडस्ट्रीज के टॉप फ्लोर पर सीईओ के सामने वाली चेयर पर बैठा था। उसके सामने ही मिस्टर प्रजापत बैठे थे। श्रेयांश ने अपनी चेयर को गोल गोल घुमाए जा रहा था, तभी केबिन का दरवाजा खुला और मधु घबराते हुए अंदर आए। जी सर, मधु ने मिस्टर प्रजापत की तरफ देखते हुए कहा। मधु की बात मिस्टर प्रजापत ने गुस्से में मधु से कहा, अंडरस्को क्या आप गई थी मिस्टर खुराना को वह फाइल देने के लिए? मधु समझ गई कि उसकी पोल खुल चुकी है। मधु ने अपनी गर्दन झुकाकर धीरे से कहा, अंडरस्को नो सर, वो मैंने अपनी फ्रेंड एक को भेजा था, वो मुझे एक जरूरी काम से कहीं जाना पड़ा। मधु की बात सुन मिस्टर प्रजापत ने गुस्से में कहा, अंडरस्को तुम्हें अंदाजा भी है वह फाइल कितनी इम्पोर्टेंट थी? अगर उस फाइल को कुछ हो जाता, कहीं वह बाहर लीक हो जाती तो तुम्हें पता भी है कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मधु मिस्टर प्रजापत की बात सुनकर मधु को बहुत गिल्टी फील हो रहा था। वही श्रेयांश जो वहाँ बैठा सब कुछ सुन रहा था, उसने मधु की तरफ देखकर पूछा, अंडरस्को वह तुम्हारी दोस्त थी ना? मधु ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। श्रेयांश ने बड़ी ही शांति से बिना किसी एक्सप्रेशंस के कहा, अंडरस्को अब ये डील सिर्फ तभी होगी जब तुम्हारी वह दोस्त मेरी पर्सनल असिस्टेंट बनेगी, वरना खुराना इंटरप्राइजेज ये डील नहीं करने वाली। श्रेयांश की बात सुनकर ही मिस्टर प्रजापत के चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। उन्होंने जल्दबाजी में कहा, अंडरस्को मिस्टर खुराना आप चिंता मत करिए, वह आपकी असिस्टेंट जरूर बनेगी। ये कहकर मिस्टर प्रजापत ने मधु को गुस्से भरी नजरों से देखा और कहा, अंडरस्को जल्द से जल्द अपनी दोस्त को यहाँ बुलाओ और तुम्हें उसे कन्वेंस करना है मिस्टर खुराना की असिस्टेंट बनने के लिए। मधु तो श्रेयांश की बात सुनकर ही शॉक में थी। अपने बॉस की बात सुनकर वह और भी ज्यादा हैरान रह गई। उसे अक्षु की वह धमकी याद आ गई जो उसने कल ही उसे दी थी। मधु ने मिस्टर प्रजापत की तरफ देखते हुए कहा, अंडरस्को सर, पर वह मधु आगे कुछ बोल पाती इससे पहले ही मिस्टर प्रजापत ने उसे गुस्से में घूरते हुए कहा, अंडरस्को अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हमारी कंपनी का जितने भी करोड़ों का नुकसान होगा वह सब तुम्हें पे करना होगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें और तुम्हारी पूरी फैमिली को जेल भेज दूंगा। मिस्टर प्रजापत की बात सुनकर मधु को 440 वोट का झटका लगा। उसने तुरंत मिस्टर प्रजापत से कहा, अंडरस्को नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वह जरूर मान जाएगी, मैं अपनी दोस्त को कैसे भी करके कन्विंस कर लूंगी। ये कहकर तुरंत मधु वहाँ से चली गई। श्रेयांश वही आराम से बैठा, उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। वह बस अक्षु का इंतजार कर रहा था। वह देखना चाहता था आगे अक्षु क्या करेगी उससे बचने के लिए। दूसरी तरफ मधु अपने केबिन में आकर अपने नाखूनों को चबा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। मधु ने खुद से ही कहा, अंडरस्को कैसे भी करके मुझे अक्षु को मिस्टर खुराना की पीए बनने के लिए मनाना ही पड़ेगा। पता नहीं आखिर मिस्टर खुराना के दिमाग में चल क्या रहा है, कहीं वह अक्षु से बदला तो नहीं लेना चाहते। मधु यही सोच रही थी कि वह कैसे अक्षु को यहाँ बुलाए। एक बार अगर अक्षु को यहाँ पर आ गई तो मधु कैसे जैसे उसे मना ही लेगी। मधु ने कुछ सोचा और फिर तुरंत अक्षु को कॉल किया। अक्षु जो आज रू के घर पर बैठकर उससे हंसते हुए बातें कर रही थी, उसने देखा अचानक से उसका फोन रिंग हुआ। किसका कॉल है? रू ने अपनी आंखों को मटकाते हुए अक्षु से पूछा। अक्षु ने अपने गर्दन न हिलाते हुए कहा, अंडरस्को मधु का कॉल है। ये कहते हुए अक्षु ने कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से वे जैसे ही कॉल पर किया, मधु ने कहा, अंडरस्को हेलो अक्षु, प्लीज जल्दी से मेरे ऑफिस आ जा, मैं यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ, प्लीज जल्दी आ जाओ।
ये कहकर मधु ने तुरंत कॉल कट कर दिया। मधु की घबराई हुई आवाज सुनकर अक्षु भी परेशान हो गई। वह तुरंत सोफे से खड़ी हुई। ये देख रूह ने उससे पूछा, अनस को क्या हुआ, कहाँ जा रही है? आप क्या कर दिया? मधु ने रूह की बात सुनकर अक्षु ने कहा, अनस को पता नहीं यार, पर वह बहुत परेशान थी, मुझे अभी उसके ऑफिस जाना होगा। अक्षु की बात सुनकर रूह ने हंसते हुए कहा, अनस को जरा बचकर, मुझे तो ऐसा लगता है मधु तुम्हारी जिंदगी में आई ही है सिर्फ रायता फैलाने के लिए। ये कहते हुए जहाँ रूह हंसने लगी वही अक्षु तुरंत अपनी स्कूटी लेकर प्रजापत इंटरप्राइजेस के लिए निकल गई। अक्षु को जाते देखकर रूह ने अपनी गर्दन नामे हिला, कहा, अनस को पता नहीं अब उसने क्या कर दिया होगा, भगवान अक्षु को सब कुछ संभालने की हिम्मत दे। प्रियांश खुराना को पकड़कर अच्छे से मारना चाहिए, कहकर मधु ने तुरंत कॉल कट कर दिया। मधु की घबराई हुई आवाज सुनकर अक्षु भी परेशान हो गई। वह तुरंत सोफे से खड़ी हुई। ये देख रूह ने उससे पूछा, अनस को क्या हुआ, कहाँ जा रही है? आप क्या कर दिया? मधु ने रूह की बात सुनकर अक्षु ने कहा, अनस को पता नहीं यार, पर वह बहुत परेशान थी, मुझे अभी उसके ऑफिस जाना होगा। अक्षु की बात सुनकर रूह ने हंसते हुए कहा, अनस को जरा बचकर, मुझे तो ऐसा लगता है मधु तुम्हारी जिंदगी में आई ही है सिर्फ रायता फैलाने के लिए। ये कहते हुए जहाँ रूह हंसने लगी वही अक्षु तुरंत अपनी स्कूटी लेकर प्रजापत इंटरप्राइजेस के लिए निकल गई। अक्षु को जाते देखकर रूह ने अपनी गर्दन नामे हिला, कहा, अनस को पता नहीं अब उसने क्या कर दिया होगा, भगवान अक्षु को सब कुछ संभालने की हिम्मत दे। अक्षु स्कूटी को फुल स्पीड में चलाते हुए सीधे प्रजापत इंडस्ट्रीज पहुंची। प्रजापत इंडस्ट्रीज में रिसेप्शन पर पहले से ही मधु मौजूद थी। उसने जैसे ही अक्षु को देखा वह तुरंत उसके पास आए। अक्षु भी बहुत घबरा रही थी। उसने मधु से पास आकर जल्दबाजी में पूछा, अनस को क्या हुआ? मधु तुम ठीक तो हो? तुम इतनी घबराई हुई क्या थी, क्यों थी? क्या कुछ हुआ है क्या? तुम्हारे उस सांड जैसे बॉस ने तुम्हें परेशान किया? तुम सही कहती थी, तुम्हारा बॉस एक नंबर का कमीना है। मधु जो अक्षु की बात सुन रही तो उसका ध्यान साइड में खड़े अपने बॉस पर गया जो काफी गुस्से में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने अक्षु की सारी बातें सुन ली थी। अक्षु मेरी जॉब खाकर ही मानेगी क्या? मेरी माँ चुप हो जा। मधु ने सीधे अक्षु के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। उसे अच्छे से पता था अगर वह अभी अक्षु का कुछ नहीं करेगी तो अक्षु और भी ज्यादा जहर उगलने वाली थी। मधु के इस तरह मुंह बंद करने से अक्षु गुस्से में उसे घूरने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर मधु उसका मुंह बंद क्यों कर रही है। वह तो उसके लिए परेशान थी, इसलिए वह भागते हुए प्रजापत इंडस्ट्री आई। रूह ने ये सब इतनी तेज आवाज में कहा था कि मधु के बॉस के साथ साथ श्रेयांश जो वहाँ से थोड़ा दूर खड़ा था उसने भी यह सब सुन लिया। अक्षु की बातें सुनकर श्रेयांश ने अपनी गर्दन नामे हिलाई। उसके होठों पर मुस्कान थी। श्रेयांश को पता था उसकी वाली सबसे अलग है। मधु ने धीरे से अक्षु से कहा, अनस को मेरी माँ अभी के लिए चुप हो जा, मैं तुझे सब कुछ बताती हूँ, मेरे केबिन में चल। ये कहते हुए मधु अक्षु को अपने साथ घसीटते हुए अपने केबिन की तरफ लेकर चली गई। मिस्टर प्रजापत को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, उनका मन तो कर रहा था वह भी अक्षु और मधु दोनों को ही धक्के मारकर इस कंपनी को से बाहर निकाल कर फेंक दे, पर अगर श्रेयांश के साथ उनकी यह डील नहीं हुई तो वह रातों रात ही बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए वह अपने गुस्सा को लिए चुपचाप बैठे थे। उन्होंने फैसला कर लिया था अगर श्रेयांश के साथ उनकी यह डील नहीं हुई तो वह मधु को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं। मधु के केबिन में आने के बाद अक्षु ने गुस्से में उसे खुद से दूर करते हुए कहा, अनस को ये सब क्या चल रहा है, चुपचाप बता क्या हुआ है। तुमको पता भी है मैं कितना परेशान हो गई थी। अक्षु की बात सुनकर मधु ने आराम से उसे अपनी चेयर पर बैठाया और फिर उसे पानी का गिलास देते हुए कहा, अनस को मेरी प्यारी सी बहन, मुझे पता है तुमको मेरी कितनी टेंशन है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये लो पानी पियो। मधु ने जैसे ही वह पानी का गिलास अक्षु की तरफ की किया, अक्षु ने गिलास को टेबल पर पटकते हुए कहा, अनस को ये सारी नौटंकी मेरे सामने मत कर, चुपचाप बता क्या हुआ है, मुझे यहाँ पर तुमने क्यों बुलाया, जबकि तुम किसी प्रॉब्लम में थी ही नहीं। किसने कहा मैं किसी प्रॉब्लम में नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ और इस पूरी दुनिया में सिर्फ तुम ही वह एक इंसान हो जो मुझे उसे प्रॉब्लम से निकल सकती हो, और तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी जान, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ हो ना। मुझे पता है तुम जरूर मेरी मदद जरूर करोगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम मेरी मदद न करो। मधु ने प्यार से अक्षु के हाथ को पकड़ उसकी तरफ देखते हुए कहा, अनस को वह अपनी आंखों को बार बार अक्षु की तरफ देखकर झपकाए जा रही थी। अक्षु ने तुरंत मधु के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और उसे दूर करते हुए अपने दांत चबा कहा, अनस को अगर तेरा ये ड्रामा ऐसा ही चलते चलने वाला है तो मुझे बता दे, मैं यहाँ से जाती हूँ। ये कहते हुए जैसे ही अक्षु वहाँ से जाने को हुई कि मधु ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ कहा, अनस को रुक रुक मैं बताती हूँ। अक्षु रुक गई। उसने सीरियस होकर मधु की तरफ देखा। मधु ने कैसे कैसे खुद को तैयार किया और फिर हिम्मत करके अक्षु से कहा, अनस को तुझे मिस्टर खुराना की असिस्टेंट बना होगा, और वह किस खुशी में। अक्षु ने बिना किसी एक्सप्रेशन के मधु से पूछा। मधु ने उसे सब कुछ बता दिया जो कुछ भी मिस्टर प्रजापत के केबिन में हुआ।
सारी बातें सुनकर अक्षु का गुस्सा आसमान में था। अक्षु ने गुस्से में कहा, अंडरस्को वह इंसान चाहता क्या है, उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। नहीं गलती तो तुम्हारी है, ये सब कुछ शुरू तो तुम्हारी वजह से ही हुआ है। उस दिन अगर तुम मुझे वहाँ भेजते ही नहीं तो इतना सब कुछ होता ही नहीं। हर बार मैं तुम्हारी वजह से ही प्रॉब्लम में फंसती हूँ। अक्षु को अभी सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। मधु चुपचाप अक्षु की सारी बातें सुन रही थी। उसे पता था हमेशा अक्षु उसकी वजह से मुसीबत में फंसती है, पर अगर आज अक्षु ने उसकी मदद नहीं की तो वह और भी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली थी। अक्षु की बात सुनकर मधु ने मासूमियत से कहा, अंडरस्को कोई बात नहीं, अगर तुम यही चाहती हो मेरी जॉब चली जाए तो ठीक है, मैं जेल में चली जाऊंगी, साथ में मम्मी पापा भी वहीं पर ही, हमारी पूरी जिंदगी बीत जाएगी, क्योंकि मेरे पास पैसे तो है नहीं कंपनी को देने के लिए। ने घूरते हुए मधु की तरफ देखा, फिर कहा, अंडरस्को रूप में अभी उस श्रेयांश खुराना से ही बात करके आती हूँ, उसने ही तुम्हारे दिमाग में ये सारा कचरा भरा है ना, और वह तुम्हारा बॉस कैसे इतनी बड़ी प्लानिटी तुम्हारे ऊपर लगा सकता है। मैं अभी उन दोनों को साफ करके आती हूँ। ये कहते हुए अक्षु गुस्से में वहाँ से चली थी। वहीं अक्षु को जाते देखकर मधु काफी ज्यादा घबरा गई। उसे डर लग रहा था कहीं अक्षु कोई और नया पंगा ना कर दे। यह मुझे पक्का मरवा देगी, मधु ने खुद से ही कहा। जहाँ मधु घबराते हुए अपने नाखून चबा रही थी, वहीं अक्षु गुस्से में सीधे मिस्टर प्रजापति के केबिन में गई। उसने देखा तो वहाँ पर एक आदमी सीईओ की चेयर की तरफ पीठ करके बैठा था। अक्षु को लगा जरूर यह मिस्टर प्रजापति होंगे, इसीलिए अक्षु ने कहा, अंडरस्को आप मधु के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, वह आपकी कंपनी की एम्प्लॉय है जो पिछले कितने सालों से आपकी असिस्टेंट है, और आप किसी दूसरे आदमी के बोलने पर उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। उस आदमी में तो दिमाग नाम की चीज नहीं है, न ही हैंडसम फेस है, पर आपके पास तो दोनों है, फिर आप उसकी बातों में क्यों आ रहे हैं, और आपको वैसे इंसान के साथ बिजनेस नहीं करना चाहिए। अक्षु अपनी धुन में बोले जा रही थी। उसे अंदाजा तक नहीं था उसके सामने चेयर पर बैठे श्रेयांश के चेहरे के एक्सप्रेशन हर पल के साथ बदल रहे हैं। मुझे तो लगता है सर उस श्रेयांश खुराना को पकड़कर अच्छे से मारना चाहिए। वह इस अक्षु इससे आगे कुछ कह दी कि श्रेयांश ने अपना चेहरा अक्षु की तरफ किया। अक्षु को लगा जरूर यह मिस्टर प्रजापति होंगे, इसलिए अक्षु ने कहा, अंडरस्को आप मधु के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, वह आपकी कंपनी की एम्प्लॉय है जो पिछले कितने सालों से आपकी असिस्टेंट है, और आप किसी दूसरे आदमी के बोलने पर उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। उस आदमी में तो दिमाग नाम की चीज नहीं है, न ही हैंडसम फेस है, पर आपके पास तो दोनों है, फिर आप उसकी बातों में क्यों आ रहे हैं, और आपको वैसे इंसान के साथ बिजनेस नहीं करना चाहिए। अक्षु अपनी धुन में बोले जा रही थी। उसे अंदाजा तक नहीं था उसके सामने चेयर पर बैठे श्रेयांश के चेहरे के एक्सप्रेशन हर पल के साथ बदल रहे हैं। मुझे तो लगता है सर उस श्रेयांश खुराना को पकड़कर अच्छे से मारना चाहिए। वह इस अक्षु इससे आगे कुछ कहती कि श्रेयांश ने अपना चेहरा अक्षु की तरफ किया। आर्यन अपनी कार में एक प्रॉपर्टी देखने के लिए जा रहा था। उसके पीछे ही अर्नव और बाकी सभी बॉडीगार्ड भी थे। उनका रास्ता मार्केट से होते हुए था। आर्यन के सारे सीक्रेट बॉडीगार्ड जिनमें माही भी थी, वह भी आर्यन के पीछे उसकी कार को फॉलो करते हुए आ रहे थे, पर वह लोग बहुत अलग थे। तभी आर्यन की क्या तुम मेरी तरफ मुझे देखकर रिस्पेक्ट नहीं होती के सामने से कुछ लोग जाने लगे जिनके हाथ में बड़े बड़े शीशे थे। माही जिसने आर्यन की कार से थोड़ी दूरी पर अपनी बाइक पार्क की, उसका ध्यान एक बच्ची पर गया जो वहाँ रोड की साइड में खड़ी थी। वह लगातार रोड की तरफ देखे जा रही थी जहाँ से कार आ जा रही थी। ये देखकर माही बाइक से नीचे उतरी। माही तुरंत उस बच्ची के पास गई और उसे अपनी गोद में उठा लिया। माही ने उस बच्ची को हवा में उठाते हुए कहा, अंडरस्को क्या बात है छोटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो, और ऐसे अकेले रोड के पास खड़ा रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। माही की बात सुन वह बच्ची जो हवा में झूल रही थी, उसने हंसते हुए कहा, अंडरस्को दीदी मैं तो यहाँ सिर्फ अपनी बिल्ली को ढूंढ रही थी जो कहीं खो गई है। छोटी ऐसे घर से बाहर नहीं आते, आपकी मम्मी कहाँ है और आपका घर कहाँ है। माही उस बच्ची से मुस्कुराते हुए बात कर रही थी। आसपास मौजूद लोगों का ध्यान भी माही की तरफ चला गया, क्योंकि माही वहाँ मौजूद सबसे अलग थी, सबसे जुदा। इस एज में भी माही सबको अपनी तरफ आसानी से अट्रैक्ट कर लेती थी। आर्यन जिसकी कार वही रुकी हुई थी, उसका दिल आज बहुत ही तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे हो क्या रहा है। आज सुबह से उसे अपने पास माही के होने का एहसास हो रहा था। तभी अचानक से आर्यन का ध्यान विंडो से बाहर गया। जैसे ही आर्यन की नजर उन लोगों पर गई जो बड़े बड़े कांच अपने हाथों में पकड़ लेकर जा रहे थे, उन कांच में ही आर्यन को माही का अक्स दिखाई दिया जो उस बच्ची के साथ बातें कर रही थी। आर्यन माही को ही देखने लगा। माही बच्ची के साथ काफी खुश दिखाई दे रही थी और माही का चेहरा भी काफी साफ आर्यन को दिखाई दे रहा था। ये देखते ही आर्यन की आंखें हैरानी में फैल गई। उसके मुंह से निकला, माही। आर्यन की आवाज सुनकर आगे बैठे अर्नव और ड्राइवर ने भी हैरानी में उसकी तरफ देखा।
उन दोनों को भी अच्छे से पता था माही आर्यन की बीवी का नाम था, पर वह कंफ्यूज थे आर्यन अचानक से अपनी बीवी का नाम क्यों ले रहा है। आर्यन तुरंत कार से बाहर निकला, उसने सामने जाकर देखा तो वह एक मिरर था। आर्यन ने उस शीशे में मौजूद माही के अक्स को माही समझकर उसे छूने की कोशिश की, तब जाकर उसे पता चला वह माही नहीं बल्कि उसका अक्स है। यह महसूस करते ही आर्यन ने तुरंत बेचैनी से पीछे देखा, पर इस वक्त वहाँ पर ना में ही तो माही मौजूद थी ना ही वह बच्ची। आर्यन तुरंत भागते हुए इधर उधर माही को ढूंढने लगा, उसे पूरा विश्वास हो गया था वह माही थी। आर्यन की धड़कनें सौ की स्पीड से भागे जा रही थी। आर्यन को इस तरह अचानक से कार से बाहर निकलते देखकर अर्नव और सारे बॉडीगार्ड से भी तुरंत कार से बाहर आए। वह आर्यन को कभी अकेला नहीं छोड़ सकते थे, यह आर्यन की सेफ्टी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। आर्यन उस पूरे मार्केट में इधर उधर भागकर माही को ढूंढने जा रहा था। आर्यन की यह हालत देखकर अर्नव और सारे बॉडीगार्ड भी हैरान थे। आर्यन बिल्कुल पागलों की तरह माही को आवाज देते हुए उसे ढूंढ रहा था। माही कहाँ हो तुम? मुझे पता है तुम यही हो, मेरे सामने आ जाओ ना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहते हुए आर्यन माही को पुकारे जा रहा था, पर माही नहीं तो उसे दिखाई दे रही थी ना ही सुनाई। अर्नव भी समझ चुका था आर्यन अपनी बीवी माही को ढूंढ रहा है, पर यह कैसे पॉसिबल था? आर्यन की बीवी तो मर चुकी थी, वो यहाँ कैसे हो सकती थी? जरूर आर्यन को कोई वहम हुआ होगा, अर्नव यही सोच रहा था। अर्नव ने आर्यन के पास जाकर कहा, अनलेस को सर जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, यहाँ कोई भी नहीं है। अर्नव की बात सुन आर्यन ने अपनी आंख बंद चुकी आंखों से अर्नव को देखते हुए कहा, अनलेस को सभी बॉडीगार्ड को पूरा एरिया लॉक करने को कहो, कोई भी इंसान यहाँ से बाहर जाना नहीं चाहिए। ये कहते हुए आर्यन भी वहाँ से चला गया और माही को ढूंढने लगा। अर्नव आर्यन की बात सुनकर शॉक में था। आर्यन उस पूरे एरिया को बंद करने को कह रहा था। अर्नव आर्यन का कोई भी ऑर्डर मना नहीं कर सकता था, इसलिए उसने तुरंत सारे बॉडीगार्ड्स को उस एरिया को बंद करने को कहा। आर्यन के सारे बॉडीगार्ड वहां कई दूरी तक फैल गए और एक सर्किल बनाकर खड़े हो गए। उन्होंने सारे एरिया को अपने कब्जे में ले लिया। इस मार्केट में मौजूद सारी कार बाइक सब एक जगह रुक गई। सब पूरी तरह हैरान थे, आखिर यहाँ हो क्या रहा है, किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ प्रजापत कॉर्पोरेशन इशू तो पूरी तरह शॉक में थी, मानो उसे सांप सुन गया हो। उसे उम्मीद नहीं थी कि वहाँ चेयर पर मिस्टर प्रजापत की जगह पर श्रेयांश बैठा है। श्रेयांश के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। अक्षु ने इतना थूक गटकते हुए अपने मन में कहा, अंडस को अक्षु तू तो गई, हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं जब भी कुछ उल्टा सीधा करती हूँ यह आदमी मेरे सामने क्यों आ जाता है? अक्षु बहुत घबरा रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वही श्रेयांश चेयर पर बैठा था, वह चेयर से खड़ा हुआ अक्षु श्रेयांश को ही देख रही थी। जैसे जैसे श्रेयांश अक्षु की तरफ कदम रख रहा था, अक्षु अपने कदम पीछे लेती जा रही थी। श्रेयांश ने अपना एक हाथ पॉकेट में डाल रखा था, वह बस अक्षु की आंखों में देखते हुए आगे बढ़ रहा था। अक्षु का डर के मारे गला सूख रहा था। ऐसे तो वह क्वीन थी, पर पता नहीं क्यों वह श्रेयांश को देखकर घबरा जाया करती थी। श्रेय जैसे ही दीवार की टच हुई, उसने बोलने की कोशिश करते हुए कहा, अंडस को इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, सब तुम्हारी ही गलती। वही श्रेयांश को मानो अक्षु की कोई बात सुने ही ना दे रही हो। उसने अक्षु के एक तरफ अपना हाथ रखिए देख अक्षु जैसे ही दूसरी साइड से जाने को हुई, श्रेयांश ने तुरंत उसे कमर से पकड़ अपने करीब कर लिया और फिर अक्षु की आंखों में देख धीरे से पर बड़ी रोमांटिक वॉइस में कहा, अंडस को क्या मैं तुम्हें हैंडसम नहीं लगता? वही अक्षु तो पूरी तरह हैरान रह गई। उसने श्रेयांश को कितना कुछ कहा था, पर इस बंदे का ध्यान सिर्फ उस हैंडसम वाली लाइन पर ही था। अक्षु ने अपना चेहरा ऊपर कर श्रेयांश की तरफ देखने की कोशिश करते हुए कहा, अंडस को वह मेरा मतलब यह नहीं था। उसके दिल के धड़कने पहले ही श्रेयांश के इतने करीब होने से फुल स्पीड में भाग रही थी, इसकी वजह तो वह भी नहीं जानती थी। फिर क्या मतलब था तुम्हारा? ये कहते हुए श्रेयांश ने अपने होंठ अक्षु के गर्दन पर रख दिए और फिर अक्षु से कहा, अंडस को क्या मैं तुम्हारे प्रिंस चार्मिंग जैसा नहीं हूँ? क्या मेरे चेहरे में कुछ कमी है? श्रेयांश ये बोलते हुए लगातार अक्षु की गर्दन पर किस किया जा रहा था। अक्षु ने अपने कपड़ों को मुट्ठियों में कसकर पकड़ लिया। उसकी सांसें श्रेयांश के इस तरह किस करने से ऊपर नीचे होने लगी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था वह श्रेयांश से क्या कहे। श्रेयांश अक्षु के बहुत करीब था, जिससे अक्षय को बेचैनी हो रही थी। अक्षु को कुछ भी बोलता ना देकर श्रेयांश ने अपने चेहरे को अक्षु से थोड़ा दूर किया और फिर अपनी उंगलियों से अक्षु के चीन को पकड़ ऊपर कर कहा, अंडस को गिव मी आंसर क्योंकि भाई तुम हैंडसम हो। अक्षु ने फाइनली कह ही दिया। अक्षु की बात सुनकर श्रेयांश के होठों पर छोटी सी मुस्कान आ गई, पर वह सेटिस्फाई नहीं हुआ था। उसने अक्षु के गालों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा, अंडस को सिर्फ हैंडसम क्यों थी? क्या तुम मुझे देखकर अट्रैक्ट होती हो? क्या तुम्हारा भी मेरे लिप्स को देखकर उन्हें किस करने का मन करता है जैसे मेरा करता है तुम्हारे लिप्स को देखकर? बोलते हुए श्रेयांश लगातार सिर्फ अक्षु के होठों को ही ललचाई नजरों से देख रहा था। ये बात अक्षु को भी समझ आ गई। उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। ये देख श्रेयांश मुस्कुराने लगा। उसने मुस्कुराते हुए अक्षु से कहा, अंडस को मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा डिसेपरेट हो, पर इतनी जल्दी भी अच्छी नहीं। मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं सोच रही थी, अक्षु ने घबराते कहा। अक्षु की बात सुन श्रेयांश ने हंसते हुए कहा, अंडस को मैंने कब कहा तुम कुछ गलत सोच रही थी?
अक्षु को समझ नहीं आ रहा था वह क्या कहे और क्या नहीं। हर तरफ से ये श्रेयांश उसे घेरने को तैयार था। श्रेयांश अक्षु को अपनी बातों के जाल में फंसा रहा था और यह बात अक्षु भी काफी अच्छी तरीके से समझ रही थी। अक्षु ने अपनी फीलिंग्स को काम डाउन किया। वह अपने घबराहट को कंट्रोल कर रही थी। वह इतनी जल्दी श्रेयांश के सामने हार नहीं मान सकती थी। अक्षु ने अपनी पूरी पावर के साथ श्रेयांश को खुद से दूर धक्का दिया। तुम ये बार बार मेरे करीब आने की कोशिश मत किया करो वरना किसी दिन जलाकर राख कर दूंगी, अक्षु ने गुस्से में श्रेयांश से कहा। अक्षु की बात सुनकर श्रेयांश ने मुस्कुराते हुए कहा, अंडस को मार तो तुम पहले ही चुकी हो और जलना तो हम दोनों के साथ में है। इस पागलपन में अक्षु को समझ नहीं आ रहा था कि इस श्रेयांश नाम के प्राणी के दिमाग का कौन सा स्क्रू ढीला है। अक्षु ने कहा, अंडस को अगर तुमने मिस्टर प्रजापत को मधु को वापस परेशान करने को कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम जो कर रहे हो वह गलत है। मैंने क्या गलत किया? मैं तो सिर्फ अपनी होने वाली बीवी को अपने पास रखना चाहता हूँ, इसमें गलत क्या है? श्रेयांश की बात अक्षु ने उसे घूरते हुए कहा, अंडस को मैं कोई तुम्हारी होने वाली बीवी नहीं हूँ। तुम्हारी मौत जरूर बन सकती हूँ, बनना है तो बताओ। अक्षु की बात सुनकर श्रेयांश ने अपने दिल पर हाथ रख कहा, अंडस को मौत क्या, जिंदगी, खुशी, दर्द, जख्म, प्यार, मोहब्बत, इश्क, सब कुछ बन जाओ, कभी शिकायत नहीं करूंगा। अक्षु को समझ नहीं आ रहा था श्रेयांश चाहता क्या है। उसने श्रेयांश की तरफ देखकर कहा, अंडस को तुम चाहते क्या हो? ये सब क्यों कर रहे हो? चाहत तो बहुत है तुमसे, पर अभी के लिए सिर्फ अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाना है, श्रेयांश ने मुस्कुराते हुए अक्षु को देखकर कहा और अक्षु की वापस पास आने लगा। और अगर उसके लिए मैं मना कर दूं? अक्षु ने श्रेयांश की आंखों में देखते हुए कहा। अक्षु की बात सुनकर श्रेयांश की होठों पर भी डेविल मुस्कान आ गई। उसने अक्षु के करीब होकर धीरे से उसके कान में कहा, अंडस को तो मैं भी पुलिस के पास जाऊंगा, फिर पुलिस तुमसे पूछताछ करेगी। उस दिन होटल में तुम इस तरह मेरे रूम में बालकनी से क्यों कूद कर आई थी? और मुझे पता चला उस दिन होटल में कोई बहुत बड़ा स्कैम भी हुआ था, कहीं वह तुम? श्रेयांश की बात सुनकर अक्षु दिल ही दिल में घबरा गई, पर उसने वह एक्सप्रेशंस अपने चेहरे पर बिल्कुल भी नहीं आने दिए। वह खुद को जितना हो सके उतना नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रही थी। श्रेयांश ने अक्षु के सामने इस बात का जिक्र भी इसीलिए किया था ताकि वह पता कर सके अक्षु उस स्कैम में शामिल थे या नहीं। कैसा स्कैम? मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता और ना ही मैं तुम्हारी कोई पर्सनल असिस्टेंट बनने वाली हूँ। ये कहते हुए जैसे ही अक्षु वहाँ से जाने लगी कि श्रेयांश ने पीछे से कहा, अंडस को ठीक है, मत बनो मेरी पर्सनल असिस्टेंट, फिर मैं भी पुलिस को उस दिन होटल में जो कुछ भी हुआ वह बता दूंगा और साथ में ही मधु और उसकी पूरी फैमिली को जेल भेज दूंगा। श्रेयांश की बात सुनकर अक्षु ने श्रेयांश की तरफ देखते हुए कहा, अंडस को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें मिस्टर श्रेयांश खुराना। इसका मतलब है तुम मान गई? श्रेयांश ने स्माइल करते हुए कहा। अक्षु ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। श्रेयांश समझ गया अक्षु उसकी बात मान चुकी है, इसलिए उसने तुरंत वही रखे कुछ पेपर्स को अक्षु की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अंडस को इसे साइन कर दो। अक्षु ने देखा तो उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर में साफ लिखा था अक्षु 1 साल तक श्रेयांश की पर्सनल असिस्टेंट रहेगी और वह चाहकर भी यह जॉब नहीं छोड़ सकती थी। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आने वाला है, तो इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल ना भूले और चैनल को अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूले और अपना प्यार भरा कमेंट जरूर करें और दोस्तों कम से कम 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।